Okay, ji. So, Bismillahirrahmanirrahim. I think ample people have joined, so we can start. आज का बेसिकली जो सेशन है उसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. बट टू डिस्कस दैट थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड देना पड़ेगा. थियोरेटिकल डेफिनेशन बेसिकली हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कि एक आर्ग्यूमेंट जो है वो होता क्या है और क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. तो इसकी बेसिकली हम एक तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें भी करेंगे, बट उसके साथ साथ हम कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लें जो कि डे टू डे लाइफ की एग्जांपल्स हैं. कुछ मैं भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और कुछ एग्जांपल्स ऐसी होंगी जो कि आप लोग शेयर करेंगे विद अस, सो दैट वी कैन हैव एन इंटरैक्टिव सेशन. और आप लोगों को थोड़ा सा अपना आज जो बेसिकली जो थिंकिंग साइड है, जो क्रिटिकल थिंकिंग की साइड है, वो थोड़ी सी आप लोगों को आज एक्टिवेट करनी पड़ेगी ताकि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इसके अंदर. तो मैं एजेंडा ले डाउन कर देता हूँ आज के सेशन का. सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे बाय डिफाइनिंग एन आर्ग्यूमेंट कि एक आर्ग्यूमेंट होता क्या है. उसके बाद जनरल सेंस के अंदर जब हम बात करते हैं एक आर्ग्यूमेंट की तो उसका क्या मतलब होता है, और अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग में बात करते हैं एन आर्ग्यूमेंट की तो उसका क्या मतलब होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है. तो वलीद आप मेरे साथ है ना, क्योंकि आपको अनम्यूट करना पड़ेगा लोगों को. आई सी सम पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड्स, सो जो लोग थोड़े से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और प्रिसाइज रहेंगे डिस्कशन के अंदर उनको हम अनम्यूट करेंगे. विल ट्राई कि हम डी ट्रैक ना करें डिस्कशन को. सो इसलिए अगर आपको अनम्यूट किया जाए, आप लोग इंटरेस्टेड हो इन पार्टिसिपेटिंग, तो फिर आप लोग बिल्कुल प्रिसाइज रखिएगा अपने आंसर्स ताकि टाइम हमारा जो है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो. सो हम डिफाइन करेंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग में आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है, और हाउ डू वी सी आर्ग्यूमेंट इन क्रिटिकल थिंकिंग. प्रेमिस क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेमिस. और ये वो बेसिकली टॉपिक है जिसको हमें आज मेजरली कवर करना है. बट टू कवर दैट हमें आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशंस को और आर्ग्यूमेंट को प्रिसाइजली डिफाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हम बिल्कुल उसको पिन पॉइंट कर सकें कि ये डेफिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट होती है व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग. उसके बाद हम आ जाएंगे कि प्रेमिस को सेट किस तरह से किया जाता है ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट. एंड देन फाइनली एक कंक्लूजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि आर्ग्यूमेंट की कंक्लूजन क्यों जरूरी है, या आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है. एंड इस सब चीज़ों को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो इन बिटवीन हम आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी शेयर कर रहे होंगे. कुछ एग्जांपल्स हम डे टू डे लाइफ से शेयर कर रहे होंगे. मैं अपने तौर पे कुछ एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूँ. मैंने एक कुछ वीडियोस हैं जो कि आइडेंटिफाई की हैं जिनको हम गो थ्रू करेंगे. एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी गो थ्रू दोज वीडियोस बिकॉज उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं जो कि हमने चेरी पिक किए हैं कि उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे विद यू गाइस, ताकि उनमें से आप लोग बताएं हमें कि आर्ग्यूमेंट आप लोगों के ख्याल में क्या है और किस प्रेमिस के तहत ये आर्ग्यूमेंट डिस्कस हो रहा है. सो दैट्स एन ओवरव्यू एंड ओवरऑल एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन. फॉर्मली स्टार्ट करते हैं सेशन को. आर्ग्यूमेंट क्या होता है, व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट. अगर मैं बिल्कुल आपसे देसी लिंगो में बात करूं या बिल्कुल आप समझ लीजिए कि बेसिक सी बात करूं, बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, तो आपके ख्याल में आर्ग्यूमेंट क्या होता है. वलीद, कैन यू अनम्यूट अ फ्यू पीपल जो या श्योर. इंटरेस्टेड हैंड हो रेज जाएं. कर तो लें. एक हैंड एक रेज कर करके लें. आप कीजिएगा. हाँ जी. या श्योर. जी मोहम्मद आतिफ, आपको अनम्यूट किया मैंने. जी आतिफ, आर्ग्यूमेंट सर क्या होता है, मुझे आर्गुमेंट मुझे मेरे वन हिसाब वर्ड से कोशिश करें बताएं, और कोशिश इख्तिलाफ करें उर्दू राय उर्दू दो में अफराद या आर्ग्यूमेंट. एक ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान इख्तिलाफ जो है उसे आर्गुमेंट कहा से जा सकता है. दोनों की इख्तलाफ. डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, बस इख्तलाफ आपने बोला ना, दैट्स गुड इनफ. गुड, वेरी गुड. अच्छा, और किसी को अनम्यूट कीजिएगा. मुनज़्ज़ा है, नूरे अदन एंड माहीन है, आयशा शाहिद. एक एक करके आप लोगों को अनम्यूट करना है. जी मैंने किया, अहमद को किया अभी. Argument is exchange of any view. Either it can be opposing or diverging. ओके, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इख्तलाफ. और इसके अलावा आप लोग चैट में भी बाय द इख्तिलाफ भी वे हो सकता है, हक में भी हो सकता है. हक में आर्गुमेंट हो सकता है. आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज पे आपका व्यू either it can be diverging, can be deductive, can be reductive and can be opposing. ओके ठीक है, सही है. आप डिटेल में चलेंगे. डिडक्टिव और इंडक्टिव, इट्स टाइप ऑफ आर्गुमेंट, इट्स नॉट डेफिनेशन ऑफ एन आर्गुमेंट. इट्स टाइप ऑफ एन आर्गुमेंट. तो अभी हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं.
दलील भी किसी ने बताया चैट के अंदर। नेक्स्ट आगे अनम्यूट करते जाएं वलीद, 2-3 लोगों को कर दें और फिर बेशक बाद में अनम्यूट करें। जी मैंने मुनज़्ज़ा को किया। Argument can be a difference of opinion. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ठीक हो गया। इख्तलाफ राय, इख्तलाफ भी किसी ने बोला था, इख्तलाफ राय भी बोला था। अच्छा वैसे मैं अगर उर्दू में कहूँ कि दो लोग आर्ग्यू कर रहे थे तो उसे उर्दू में क्या कहेंगे? या मैं कहूँ कि यार मेरा फलां बंदे से आर्ग्यूमेंट हो गया, बहस, बिल्कुल ठीक है। और मतलब कि दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन हो रही है, तो दैट इज एन आर्गुमेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप कोशिश कीजिएगा वलीद, आप अब इन लोगों को अनम्यूट रखिएगा। कंटेंट से जब हम गो थ्रू कर रहे हो आप कोशिश करें कि उस वक्त इनपुट्स ना दीजिएगा। जब हम क्वेश्चन आंसरिंग में आए तो आप अपना इनपुट भी दे दीजिएगा। सो मेजॉरिटी लोगों ने यही बात की है कि आर्गुमेंट जो है वो बहस, मुबाहिसा या आप कह लीजिए दलील के तौर पे भी किसी ने दलील भी कहा हुआ है आर्गुमेंट को। और आई थिंक अहमद थे जिन्होंने आर्गुमेंट की टाइप्स भी बताई हैं कि इट्स डिडक्टिव और इंडक्टिव, और ये सारी जो उन्होंने रीजनिंग की टाइप्स बताई हैं वो भी आर्गुमेंट की डेफिनेशन में उन्होंने बताई है। सो अगर उर्दू में बात की जाए ना तो बहस या दलाइल, या समटाइम्स कुछ लोग ना लड़ाई को, फड्डे को, इसको भी आर्गुमेंट के तौर पे लेते हैं कि यार मेरा उसके साथ आर्गुमेंट हो गया। इट मीन्स कि वो कहते हैं कि यार मेरी उससे लड़ाई होगी, बहस हो गई, मुबाहिसा हो गया। और इसके साथ बेसिकली इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और आप गूगल भी करेंगे ना तो आपको क्वारल और फाइट के वर्ड्स मिलेंगे आर्गुमेंट की डेफिनेशन के अंदर। इट मीन्स के आर्गुमेंट इनहेरेंटली एक ऐसा वर्ड है, यानी कि इसकी नेचर ही ऐसी है, इसके साथ कॉनोटेशन ऐसी अटैच है जो कि एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। यानी कि अगर आप किसी के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका उसके साथ कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, और इसके साथ अटैच्ड एक मीनिंग निकल आता है कि इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई बहस हुई है और हीटेड डिस्कशन ही हुई होगी। आर्ग्यूमेंट से एक ये आप समझ लीजिए कि इनहेरेंटली दिमाग में ये चीज आती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग में आर्ग्यूमेंट का के साथ ये कॉनोटेशन अटैच नहीं की जाती। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसकी बड़ी एक क्लियर डेफिनेशन है। अब मैं उस डेफिनेशन को गो थ्रू करूंगा आप लोगों के साथ, और आपने कोशिश ये करनी है कि यू डोंट गेट हंग अप ऑन द थेरेटिकल साइड, यानी कि आपने उसके एग्जैक्ट वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना, आपने उस वर्ड से बेसिकली एक जिस्ट निकालना है कि यार अच्छा ठीक है इन वर्ड्स का एक्चुअल मतलब ये है। एन आर्गुमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स which are backed by evidence to reach a conclusion। इसके अंदर जो वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं ना, इनको हम एक एक करके अब डायसेक्ट करेंगे कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स से क्या मुराद है। कि आर्गुमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स which are backed by evidences। सो एविडेंस से क्या मुराद है कि आपने फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट दी, अब उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको एविडेंस देनी है, या किसी ने कोई स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करने के लिए या उसको गलत साबित करने के लिए आपने कोई एविडेंस देनी है। एंड क्यों देनी एविडेंस? बिकॉज यू वांट टू रीच अ कंक्लूजन। आप उसके साथ एक कंक्लूजन रीच करना चाहते हैं, इस वजह से आप एक आर्गुमेंट देंगे, और उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप एविडेंस देंगे। सो क्रिटिकल थिंकिंग में जब भी आर्गुमेंट की बात होगी कि आपने एक आर्गुमेंट देना है, तो दैट इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। बट उस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की क्वालिटी क्या है कि वो एविडेंस बैक्ड होगी, और एविडेंस बैक्ड देने का मकसद क्या है कि आप अपना कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं, और आप उस कंक्लूजन की तरफ जाना चाहते हैं। उस कंक्लूजन की तरफ जाने के लिए आप एविडेंस दे रहे होंगे, और जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे होंगे वो एक आर्गुमेंट कहलाता है। सो मोस्टली आप लोगों ने जो बातें की हैं वो इसी डेफिनेशन के अंदर ही एडजस्ट होती हैं। दलील का जो लफ्ज एक किसी ने इस्तेमाल किया था वो थोड़ा सा इसको कंप्लीटली इनकम्पस करता है, बिकॉज दलील में वो एविडेंस बैकिंग जो है ना वो शामिल हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं से कोई एविडेंस ला रहे होंगे और उसकी बेसिस के ऊपर आप आर्ग्यू करें। सो स्टेटमेंट की एग्जांपल क्या है? व्हाट इज अ स्टेटमेंट जिसको हम कह सकते हैं कि उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट आप आर्ग्यू कर सकते हैं। तो कुछ मैं आपके सामने एग्जांपल्स रखता हूं, एंड देन हम इसी तरह की एग्जांपल्स आप लोगों से भी लेंगे। जनरली आपने अगर आर्ग्यूमेंट के बारे में देखना हो ना, तो आर्ग्यूमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसकी फेवर में या अगेंस्ट में आर्ग्यू किया जा सकता है, तो वो जनरली इस टाइप की स्टेटमेंट होती है जिसको आप ट्रू और फॉल्स में आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ
कि women are meant to only stay at home in an Islamic society. फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है कि खवातीन का इस्लाम के लिहाज से जो रोल है वो ये है कि वो घर पे रहें. इट इज अ स्टेटमेंट, यू कैन ईदर अग्री विद दिस और डिसएग्री विद दिस. अगर आप अग्री करते हैं स्टेटमेंट से, आप इसकी फेवर में आर्ग्यू करेंगे. अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं तो आप इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करेंगे. और जब आप आर्ग्यू करेंगे तो फिर जाहिर है आपको उसकी सपोर्ट में कोई ना कोई एविडेंस भी देनी पड़ेगी कि यार ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, मैं इसके फॉर में आर्ग्यू कर रहा हूँ और ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, या मैं इसके अगेंस्ट में आर्ग्यू कर रहा हूँ और ये मेरा आर्ग्यूमेंट है. अच्छा, अब हम दो लोगों को अनम्यूट कर देते हैं और एक जो है वो इसके फॉर में आर्ग्यू करेंगे और एक इसके अगेंस्ट में आर्ग्यू करेंगे. तो आप किसी भी दो लोगों को अनम्यूट कर दीजिए. जी वली. मुनज़्ज़ा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और इब्राहिम खान आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. जी मैं मुनज़्ज़ा इसके इब्राहिम, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मैं इसके जी मुनज़्ज़ा, अगेंस्ट अपना स्टेटमेंट प्रेजेंट करूंगी कि एक women सेकंड, are लेट मी कंफर्म पहले कि अब्राहम खान, उनको आपने किया है, उनको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी आ जी रही है। ओके. women are not at all totally meant to stay home in an Islamic society, because if we look at the example of Hazrat Amara, who was acting as a battle shield against besides Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when she was getting attacked by when he was getting attacked by the enemy. तो औरतों की बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिन्होंने पहली यूनिवर्सिटी भी कायम की, और बहुत कुछ कर सकती हैं औरतें घर से निकल के. दे आर नॉट बाउंड टू स्टे एट होम. औरतों ओके की एग्जाम्पल्स मिल सकती हैं. आप फॉर एग्जाम्पल किस औरत की बात कर रही हैं? मदर टेरेसा की बात कर रही हैं या कॉन्डोलीजा राइस की बात कर रही हैं? किस किस नहीं, औरत की बात? चूंकि आप इस्लामिक सोसाइटी की बात करें तो मैं एग्जांपल्स में आप मुस्लिम एग्जाम्पल में इस्लामिक मुस्लिम वुमेन की बात करेंगे. गुड, वेरी गुड. अच्छा जी, अब आप अब्राहम, आप अपना पॉइंट दें. आपने ठीक है फॉर दिस देना है स्टेटमेंट. ठीक है। तो मेरा स्टेटमेंट ये है कि इस्लाम में मुस्लिम वुमेन्स को घर में रहने का हुक्म इसलिए दिया गया है क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने ये भी कहा है कि बेहतर ये है कि घर के अंदर रुको। और इसके अलावा हम जब बैक ऑफ द हिस्ट्री जाते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि भाई इतनी जो हज़रत आयशा थी, हज़रत फातिमा थी, या कोई भी जब भी हम इनसे लेते हैं कोई भी हिस्ट्री में, तो हमें यही मिलता है कि वो तो कभी इस तरह घर से बाहर नहीं निकली अनटिल कि कोई ऐसी ज़रूरत ना आ गई हो। उस जगह इजाजत है लेकिन ऐसे नहीं है। बाकी जो है ना, वो घर में रहना ही ज्यादा मुनासिब समझा गया लेकिन आप अपना आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा रिफ्रेज करें. आपने बात पॉइंट अच्छा दिया है लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेज करते हैं इसको. आपने ये कहा है ना कि है। जी जी। जरूरत ना हो तो इसको थोड़ा सा जरा रिफ्रेज करता हूँ इसी आर्ग्यूमेंट को. ओके, रिफ्रेश इन द सेंस। चलो लेट मी हेल्प यू. आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुनज़्ज़ा ने जो हजरत उम्मे अम्मारा की एग्जांपल दी, या बाकी एक्चुअली तो उन्होंने नाम सिर्फ उन्हीं का लिया, बाकी उन्होंने जनरलाइज एग्जांपल्स दी हैं. और हजरत उम्मे जी अम्मारा की जो बात की है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के तौर पे है, क्योंकि जंग डेली तो नहीं हो रही होती. लेकिन जी डेली बेसिस के ऊपर खवातीन के लिए अफजल तरीन चीज ये है कि वो घर पे रहें. ये भी जी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ही बता रहे हैं बेसिकली. जी ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। अच्छा, अब देखें, अब आप लोगों को ना मैं एक चीज बता देता हूँ कि इस आर्ग्यूमेंट की करेक्टनेस पे भी आपने नहीं जाना. अभी आपने सिर्फ इसको एज एन आर्ग्यूमेंट लेना, बिकॉज विल कम बैक. जब हम प्रेमिस की डिस्कशन कर रहे होंगे तो हम इसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर वापस आएंगे. आप लोगों ने अपने जहन में रखना है ये आर्ग्यूमेंट. मुनज़्ज़ा का ये आर्ग्यूमेंट है कि वो कह रही हैं कि खवातीन को सिर्फ घर में बैठने का हुक्म नहीं देता इस्लाम. क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम मुस्लिम वुमेन जो जिन्होंने जंगों में भी पार्टिसिपेट किया. तो जब हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स फ्रॉम इस्लाम ही हैं तो इस्लाम कैसे मना कर सकता है खवातीन को कि आप बाहर ना निकलें, या सिर्फ घर में ही बैठने का कैसे कह सकता है? जबकि अब्राहम का जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि ये हुक्म है कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम घरों पे ही रहो. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हो जाए, यानी जंग हो जाए, तो उसके अंदर तो वुमेन कैन पार्टिसिपेट. बट नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जो चीज़ है वो यही है कि आप घर पे रहें. ठीक है, सो ये आर्ग्यूमेंट आप लोगों ने अपने जहन में रखना है. करेक्टनेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट पे हम बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल, कि किसका आर्ग्यूमेंट करेक्ट है, फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है, कोई हदीस का रेफरेंस मांगे, अभी फिलहाल हम इस पे बात नहीं करेंगे. अभी सिर्फ हम ये बात करेंगे कि ये पॉइंट था, इसके फॉर और अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, आप दोनों को क्लैरिटी है इसके ऊपर? जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आप लोग साथ रहिएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर हम बात
ओके जी, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिश टू डिवाइड एंड रूल, बेसिकली अ कंटिन्यूटी ऑफ देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो पार्टीशन जो थी वो ब्रिटिश ने जो डिवाइड एंड रूल पहले किया था उसी की कंटिन्यूशन थी। सो अब इसमें फॉर कौन देगा इसके और अगेंस्ट कौन देगा? ओके, मैं इसके अगेंस्ट देता हूँ। ओके और मेरा अगेंस्ट जो है वो ये है कि ब्रिटिशर्स की ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की कॉन्स्पिरेसी के जो है ये पार्ट नहीं था, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे ब्रिटिशर वाइस चांसलर्स थे जिन्होंने लास्ट तक यानी गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना से डायरेक्ट उन लोगों ने जो है ना राब्ता किया था कि भाई ये पार्टीशंस रोक दिए जाएं, लेकिन अगेन ऐसा नहीं हो सका। तो आई डोंट थिंक कि ये ओके पार्टीशन में इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है। ओके जी, मुनज़्ज़ा आपको अगेंस्ट देना पड़ेगा इसके। और किसी एक और दो और लोगों को अनम्यूट कर दीजिएगा वलीद, ताकि उनसे भी हम इसी के फॉर अगेंस्ट में दें। जी मुनज़्ज़ा, ओके, मैं करता हूँ। पार्टीशन आपको ऑफ इंडिया फॉर एंड में देना है। पाकिस्तान, मुझे अगेंस्ट देना है इसके, कोई आर्ग्यूमेंट? आपको आपको इसके फॉर में देना है। उन्होंने अगेंस्ट में दिया ना, उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। आप कहेंगे कि वाकई उनकी कॉन्स्पिरेसी थी, इन्हें डिवाइड कर दिया था आपस में। ये कॉन्स्पिरेसी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि किसी तरह जो है जो लोएस्ट डोमिनेटिंग कास्ट्स हैं उनके ऊपर मजीद वो लोग जिस तरीके से भी यूज कर सकते हैं वो लोगों को वो करें अपने फुल गेन के लिए। वो बहुत ज्यादा उस टाइम को लालच थी हर तरह का मफाद हासिल करने की। तो उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की कि लोगों में बहुत ज्यादा डिविजन्स क्रिएट हों ताकि अ, वो अपने वर्ल्डली गेन्स और बेनिफिट्स के लिए। ओके चलें, अजीज आपको भी इसके फॉर में देना आर्गुमेंट। मतलब कि सर इसके अगेंस्ट देना है कि नहीं ब्रिटिश ने नहीं ठीक किया था। नहीं, अगेंस्ट में नहीं देना। सो मैं एक स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ कि पार्टीशन जी ब्रिटिश ने की ताकि इंडिया और पाकिस्तान को आप डिवाइड कर दो। ये उनकी कॉन्स्पिरेसी थी कि जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये जी वीक हो जाएंगे। तो ये उनकी जी कॉन्स्पिरेसी सर, थी। बिल्कुल आपने ऐसे। इसकी सपोर्ट में देना है, इसके सपोर्ट में आर्गुमेंट। जी सर, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे था कि एक हिंदुस्तानी और एक हिंदुस्तान चूंकि बहुत बड़ा मुल्क था और उस पूरे मुल्क को एक उसको अगर एक कंसीडर करने बहसियत कौम है, पूरा हिंदुस्तान अगर एक ही कौम है जिसमें हिंदू मुस्लिम और सिख सारे इंक्लूड हों, तो उन पे हुक्मरानी और उनको अपने मतहत लाना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि एक फितना उठ चुका था हिंदू नो मुस्लिम नो 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 फितना नो नो, आज की सूरत में। आप पार्टीशन की बात कर रहे हैं, हम आप पीछे चले गए। आप बेसिकली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे चले गए 1857। वो तो रूल कर रहे थे, अब तो वो निकल रहे थे यहाँ से। तो पार्टीशन तो सर वो उन्होंने तब निकल की ना कर जब भी वो तो खुद इस जा वही रहे थे। खिते को कंट्रोल करना चाहते थे, तो क्योंकि अब उसके ब्रिटिश उसके हक कॉलोनी। में आर्गुमेंट दें आप, सर इस वो स्टेटमेंट कंट्रोल के करना फेवर में चाहते थे आर्गुमेंट दें। जाने। सर वो जाने के बाद ओके भी ब्रिटिश चाहते थे कि हम यहाँ से निकल जाएं, फिर भी इस खिते पे हम अपना कंट्रोल जारी रखें, कि यहाँ अगेन, के ये जो फैसले आपने हम दिया है ही ना, करें। ये जो आपने दिया है, ये इट्स अनदर स्टेटमेंट, बिकॉज आपने इसकी कोई एविडेंस नहीं दी। इसमें एविडेंस कहाँ पे दिया आपने? एविडेंस सर इस सेंस में है कि मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ा कर कि उसका ये था कि पार्टीशन में ये जो गुरदासपुर और ये जो इजला थे जो इंडिया को दे दिए गए, ये इस किस्म की एक हम्म साजिश रचाई गई जिसके तहत मुसलमानों और हिंदुस्तानों में कश्मीर की एक और एक इस किस्म की एक छोटी सी आग लगा के चले गए कि ये खित्ते दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और ये बार बार हमारी तरफ आएंगे कि आपने जो पार्टीशन की थी अब वो इंडिया नहीं मान रहा या पाकिस्तान नहीं मान रहा, तो हम इनको दोनों को यूज करेंगे। बेसिकली ब्रिटिश ओके जो अपने जाने के बाद भी यहाँ पे अपनी हुक्मरानी को कायम करने के लिए वो इनको डिवाइड करना चाहते थे कि इनको लड़ा कर और इन दोनों को ना डिवाइड करके रूल से हम। ठीक है, चलें ठीक है। इसकी आप एविडेंस फॉर एग्जांपल ये भी दे सकते थे कि दे वांटेड कि यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो, कभी भी ना आए, क्योंकि ये रिलीजन की बेसिस पे एक ऐसी डिवाइड क्रिएट कर दी जाए कि इसके बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए। और इट इज़ एविडेंट कि जैसे 1947 में इंडिपेंडेंस हुई, 48 में पहले कश्मीर वॉर हुई, 65 के अंदर दोबारा इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, 71 के अंदर दोबारा वॉर हुई, फिर 91 90s के अंदर दोबारा कारगिल वॉर हुई। तो इतनी सारी वॉर्स ओवर द कोर्स ऑफ 55 ईयर्स ही हो चुकी हैं कि दैट प्रूव्स द फैक्ट कि जो ब्रिटिश ने पार्टीशन के टाइम पे कॉन्स्पिरेसी की थी, वो एक्चुअली वी सॉ इट हैपन कि आपस में लड़ते रहे पाकिस्तान एंड इंडिया। ये एविडेंस है मेरी टू सपोर्ट माय आर्गुमेंट के वाकई उन्होंने ये काम इसलिए किया था। ठीक है, समझ आ गया अब आपको?
जी 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 सर बिल्कुल ठीक सर। है, सो 2 स्टेटमेंट्स हमने कर दी। अच्छा, अब आप 2 और लोगों को अनम्यूट कर दीजिएगा, नेक्स्ट हम उनसे पहले लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट एग्जांपल है, इस्लाम इज नॉट अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ बट अ गाइड टू होम एंड हाउ टू वर्शिप। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट ये है कि इस्लाम सिर्फ आपको ये बताता है कि किसको किसकी परस्तिश करनी है और कैसे करनी है। इसके अलावा इस्लाम को आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डालें इस्लाम के ऊपर। इट इज नॉट अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। जो हम कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि खुदा एक है और उसी की इबादत करो। तो इबादात का मजहब है बेसिकली, ये कोड ऑफ लाइफ नहीं है। ये स्टेटमेंट है। अब मेरे पास कौन 2 नए लोग हैं जो अनम्यूट हुए हैं? वलीद, मुझे बता सकते हैं? मैंने एक सायरा को की है और एक समर को। जी जी सर। ये समर हैं। समर, आप इसके फॉर दीजिएगा आर्गुमेंट। आप फॉर इजीली दे सर अब सकती हैं या यहाँ अगेंस्ट पे दे सकती अगर हैं? देखिए वही मैं आपसे पूछने लगी थी, यहाँ पे तो बाइसनेस आ जाएगी ना। ये तो स्टेटमेंट ही ऐसा है कि हम इसके अगेंस्ट ही जा पाएंगे, इसके फार में हम इजीली जा ही नहीं पाएंगे। तो नहीं, ये तो बहुत ही आपने ऐसी मैं बात कर दी इसके कि अगेंस्ट। क्रिटिकल थिंकिंग में ऐसी बात आप नहीं कर सकते। जब व्हेन यू आर थिंकिंग क्रिटिकली ना, तो अगले बंदे का स्टेटमेंट जी अंडरस्टैंड करना तो पहला स्टेप होता है उसका। तो अगर एक्चुअली आप उसके सर जी अगेंस्ट अगर का हम आर्गुमेंट दे ही नहीं सकते तो इसका मतलब है आप उसकी स्टेटमेंट नहीं। चलें, खैर, आप इसके अगेंस्ट में दे दें फॉर योर ईज। जी सर, इस इस्लाम इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ इन अ वे कि आपको आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट के हवाले से इसमें गाइडिंग मिल जाती है। इकोनॉमिक एग्जाम्पल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, हर तरह से हमारे पास कोड ऑफ एग्जाम्पल लाइफ दें, है। तो किसी एक इसको एस्पेक्ट की सिर्फ एग्जाम्पल दें। आप जैसे देखें, एक ज़कात का ही सिस्टम देख लें। अगर वो ही पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इकोनॉमिकली एक स्टेट बेहतर हो सकती है। आप सूद को ही खत्म कर दें, जो अब हमारा पूरा सिस्टम उस पे चल रहा है, अगर आप उसी को खत्म कर देंगे, जो कि एक ऐलान जंग है अल्लाह ताला के खिलाफ, तो आप देखेंगे कि आपका सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम विल बी फार बेटर देन नाउ। तो हम इसको कैसे एक पटारी में बंद करके रख सकते हैं कि नहीं, इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ इबादत मिल रही है। तो चलें, दैट्स कोई माय आर्गुमेंट। इसके फॉर में आर्गुमेंट दे सकता है कि वाकई इस्लाम कोड ऑफ लाइफ नहीं है, आपने बिला वजह इतना बोझ डाल दिया इस्लाम पे। इट्स जस्ट अ जी सर। रिलीजन लाइक एनी अदर रिलीजन। जी बताइए। एम आई ऑडिबल? आई थिंक मेरी आवाज हैं नहीं आ रही। कौन? हाँ जी, आपकी आवाज तो आ रही है। अच्छा, सही आ रही है तो अच्छा ठीक है। मैं इसके जी जी फॉर में बिल्कुल ये ठीक है। देना चाहती हूँ, अगर हम किसी एथियस्ट के शूज में खड़े होके इसको देखें तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे वो लोग सब यही कहते हैं ना कि इस्लाम एक बिल्कुल एक रिलीजन की तरह है। जैसे हर रिलीजन में डूज एंड डोंट्स होते हैं, इसी तरह इस्लाम में भी हैं। और हम इसको मतलब इट्स नॉट अ सिस्टम, इस्लाम इज नॉट अ सिस्टम। सिस्टम वही है जो दुनिया में चल रहा है और उसी से ही लोगों को सक्सेस मिली है। और वही सिस्टम्स जो हैं वो सक्सेसफुल हैं, लाइक इकोनॉमिक वाइज देख लें आप। और कुछ दायरा चीजें नहीं, आप हैं देखें, जो हे वायर मत जाइए। आप ये कह रही हैं कि अब आपने ये जो आर्गुमेंट दिया, ये एक एथियस्ट देगा कि इस्लाम में डूज और डोंट्स हैं, सिस्टम नहीं है इस्लाम में, ऐसे ही है? आप ये कह रही हैं? जी जी। अच्छा, इसकी क्या एग्जांपल क्या देंगी आप? जैसे अब आपको अगर नमाज पढ़नी होती है तो फिर आपके कपड़े भी इस तरह के होने चाहिए जो कंप्लीट आपका बॉडी कवर करें। और हर चीज इस तरह, और आपको भी वजू भी करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही अल्लाह को पुकारें एक उसके लिए, अपनी हेल्प के लिए, तो ठीक है। हमें तो ना नहीं, जानमाज लेकिन पे खड़ा होना होता है। सिस्टम की और फेवर में उन्होंने आर्गुमेंट तो दिया कि इस्लाम ने तो पूरा ज़कात का सिस्टम ही तो बना के दिया। सिस्टम के बगैर तो ज़कात ना इम्प्लीमेंट हो सकती है, ना कलेक्ट हो सकती है, ना डिसबर्स हो सकती है। तो सिस्टम तो है इस्लाम के अंदर। आप कह रही हैं एब्सेंस ऑफ सिस्टम है इस्लाम में। उस वो सिस्टम ऐसा है ना कि उसको सिर्फ चंद लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं, टैक्सेस किसने लगा कहा है देते हैं आपसे? तो अगर वो तो फिर इस्लामिक गवर्नमेंट है, हिस्टोरिकली प्रूवन है कि इस्लामिक गवर्नमेंट्स ने टैक्स कलेक्ट किए हैं और लोगों पे पैसे भी लगाए हैं, वजीफे लगते थे लोगों के, प्रॉपर वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट थे। सो ये तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास हिस्ट्री से। तो वो टैक्सेस से होगा ना, वो फिर ज़कात का नहीं, थोड़ी होगा। वो ज़कात के थ्रू था। लेकिन बैतुल सर माल वो टैक्सेस ज़कात से से होगा चलता ना था। फिर। नहीं नहीं, बैतुल जी माल जो वही मैं कह खुलफाए रही हूँ राशिदीन कि के टाइम पे टैक्सेस। चलता था वो ज़कात के थ्रू चलता था। टैक्सेस तो बाद में आए थे।
पहले 2 खुलफा के हाँ, दौर में लेकिन वो ज़कात के शुरू थ्रू ही के चलता था। सिस्टम थे ना। जैसे अब एथियस्ट तो ये भी कहते हैं ना कि मदीना की रियासत जब खत्म हो गई उसके बाद तो इकोनॉमिकली डिस्टर्ब हो गए सब हर चीज। तो फिर बैतुल माल आज आप देख लें दुनिया में बैतुल माल तो कहीं भी नहीं है। टैक्सेस पे ही तो इकोनॉमिक आप ये कह वही रही हैं है कि सारे मॉडर्न country। मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम में ज़कात इज नॉट सफिशिएंट टू रन द गवर्नमेंट अफेयर्स, आप ये कहना चाह रही हैं? जी जी, क्योंकि ठीक है, एवरीबडी वेरी इज गुड, नॉट पेइंग। वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, अब ये तीनों जो हमने स्टेटमेंट्स लिए हैं ना, इनको मैं जरा एक दफा रिवाइज कर देता हूँ जो मेजर आर्गुमेंट्स इन स्टेटमेंट आए हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट थी कि खवातीन को घर पे रहना जरूरी है, उसके ऊपर एक आर्गुमेंट फेवर में ये आया कि खवातीन के को हुक्म दिया गया कि आप घर पे रहो। तो एक्सेप्शनल केसेस में तो ठीक है वो जा सकती हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं हम, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे। रूल नॉर्मल केसेस के लिए होता है, एक्सेप्शंस के लिए फिर एक्सेप्शनल रूल्स अलग से होते हैं। सो नॉर्मल केसेस में खवातीन को घर पे रहना चाहिए। और उसके इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में ये आर्गुमेंट आया कि हमारे पास तो मुस्लिम वुमेन की ही ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर खवातीन ने जंगों में भी पार्टिसिपेट किया। तो कैसे हो सकता है कि इस्लाम ये रूलिंग देते कि खवातीन सिर्फ घर पे ही होंगी, खवातीन कहीं पे भी जो उनकी कॉम्पिटेंस है उसके हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकती हैं इन द सोसाइटी। सेकेंड था पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके ऊपर फॉर में ये आया कि वाकई ये कॉन्स्पिरेसी लगती है, क्योंकि जैसे ही ब्रिटिश ने एग्जिट किया तो 3-4 जंगें तो विद इन अ स्पैन ऑफ 55 ईयर्स हो गई। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ों में यूरोप कहाँ से कहाँ निकल गया, इवन ये रशियन स्टेट्स वो कहाँ से कहाँ निकल गई, और इंडिया पाकिस्तान आज भी ट्रेड नहीं कर सकता आपस में। तो उन्होंने डिवाइड किया और अपना एजेंडा ड्राइव कर लिया कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को इन्होंने वीक ही रहने देना है। अदरवाइज इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको, अगर इसको हमने ओपन छोड़ दिया और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू होगी तो एक्चुअली तो सारा का सारा पैसा यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। सो लगता यही है कि कॉन्स्पिरेसी है। और इसके अगेंस्ट में ये आया कि नहीं यार, कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, ये तो बेसिकली सिंपल टू नेशन थ्योरी थी। मुसलमान और हिंदू अलग-अलग नेशंस थे, तो उनकी बेसिस के ऊपर ही पार्टीशन हुई है। और उसी वो आपको नजर भी आ रही है आज के दिन में कि जिस तरह इंडिया में फैशिस्ट गवर्नमेंट है तो किस तरीके से मुसलमानों को ट्रीट कर रही है। सो ये उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट है। लास्टली इस्लाम एज अ कोड ऑफ लाइफ पे ये आया कि यार इस्लाम तो कंप्लीट सिस्टम देता है आपको। ज़कात का सिस्टम इन इटसेल्फ इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि उसके अंदर आप अमीरों से पैसे ले रहे हैं और गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। सिमिलरली सूद, जिसके अंदर अमीर अमीर से अमीर तर होता जाता है, जिस जो कर्ज दे सकता है वो और अमीर हो रहा है, जो बेचारा गरीब ले रहा है वो और गरीब हो जा रहा है। तो ये सिस्टम इरेडिकेट हो जाएगा। तो ये सिस्टम ही है जो कि बता रहा है, इस्लाम सिस्टम है तो इनके अगेंस्ट बता रहे हैं ना कि ये काम ना करो। अगर सिस्टम ना होता, सिर्फ इबादतें बतानी होती, तो फिर वही बात होती कि नमाज पढ़नी है तो टखनों से ऊपर शलवार करनी है और दाढ़ी कितनी लंबी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ यही चीजें होती, तो सिर्फ ये तो नहीं है इस्लाम। और इसके अगेंस्ट में ये आर्गुमेंट आया, सॉरी इस स्टेटमेंट के फॉर में ये आर्गुमेंट आया कि अगर इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ होता, जो सिस्टम इस्लाम दे रहा होता वो जबरदस्त सिस्टम होते, हर दौर में अप्लाई हो सकते। आज के दौर में तो हम नहीं नजर आता कि ज़कात से कलेक्शन जो होगी वो सफिशिएंट होगी टू रन द गवर्नमेंट अफेयर्स। तो इसलिए ज़कात जो है वो इज नॉट द optimum way, या is not the most efficient way to run the finance या to run the reserves of a government। वो सबसे ज्यादा आइडियल तरीकेकार नहीं है। अब ये जितने भी आर्गुमेंट्स या इनके फेवर में या अगेंस्ट में एविडेंसेस दी गई है ना, इनको आप लोगों ने जहन में रखना है, बिकॉज नेक्स्ट जिसके ऊपर हम मूव करने जा रहे हैं इस चीज के ऊपर, वो है बेसिकली आपकी एविडेंस। नेक्स्ट हम अब एविडेंस के ऊपर मूव करने जा रहे हैं। जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिनके फॉर या अगेंस्ट में आप आर्गुमेंट देंगे वो हमने कवर की। नाउ दे आर बैक्ड बाय एविडेंसेस। तो एविडेंस कहां से आपने प्रोड्यूस करनी है, ये अब मेजर पॉइंट है कि जब आपने अपने आर्गुमेंट की सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट एविडेंस देनी है तो वो कहां से आप देंगे। जिस बेसिकली कॉमन एरिया से आपको एविडेंस प्रोड्यूस करनी है उसको प्रेमिस करनी है। तो व्हाट इज अ प्रेमिस? A premise is a common ground through which evidence is provided to prove a claim or to reach a conclusion। यानी कि आपने अपना जो क्लेम किया है ना, कि फॉर एग्जांपल जो लास्ट हमने एग्जांपल्स देखी हैं उसके अंदर वुमेन बिलोंग ओनली टू द हाउसेस, बाहर नहीं निकल सकती। ये बेसिकली आप एक कंक्लूजन से को फेवर करने या उसके अगेंस्ट में आप आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो अगर आपने इस क्लेम को प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है तो उसके लिए आपने एक एविडेंस देनी है। वो एविडेंस ये थी कि आप ये देखें कि हजरत उम्मे अम्मारा जो थी वो जंगों में शरीक होती रही। इसका मतलब ये है कि वुमेन डू नॉट ओनली बिलोंग टू द होम्स, वो एक्चुअली बाहर भी निकल सकती हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती हैं इन द सोसाइटी। ये एक एविडेंस दी गई है। इसके अगेंस्ट जो एविडेंस आएगी ना वो भी सेम
रूट से एविडेंस आनी चाहिए। वो जो रूट है जिससे वो एविडेंसेस दोनों प्रोड्यूस हो रही है ना, जो दूसरी एविडेंस थी वो ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि, मैंने इसलिए कहा था कि करेक्टनेस पे भी नहीं जाना, अभी हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एविडेंस प्रोड्यूस कहाँ से करनी है। वो ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि औरतें बेहतर यह है कि घर पे रहें। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये बेसिकली मुस्लिम्स की ही आप समझ लीजिए कि प्रैक्टिसेस को, या बेसिकली अहादीस के थ्रू ही आप इन चीजों को प्रूव कर रहे हैं। अहादीस की 3 टाइप्स होती है ना, कौली, फेली और तकरीरी। तकरीरी वो होती हैं जिनके अंदर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो काम हुआ और ना उन्होंने उससे मना किया ना उसके बारे में हुक्म दिया, सो दैट इज कॉल्ड तकरीरी हदीस। तो अगर तुम्हें हमारा ने पार्टिसिपेट किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उनको अप्रिशिएट भी किया, मैं जिस तरह देखता था वहां पे मुझे वही नजर आती थी, इट मींस कि वो शी वाज वेरी एक्टिव ड्यूरिंग दैट वॉर। सो इसको कहने का मकसद ये है कि दोनों जो एविडेंसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो हदीस से ही प्रोड्यूस हो रही हैं। हैंस जो कॉमन ग्राउंड है, जो कि दोनों पार्टिसिपेंट्स ने एग्री कर लिया कि अगर हम बात कर रहे हैं विमेन राइट्स की इन इस्लाम या विमेन्स की ड्यूटी की इन इस्लाम, तो हमने उसकी एविडेंस भी प्रोड्यूस करनी है थ्रू द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ इस्लाम। इस्लाम ने जो लॉज हमें बताए हुए हैं वहीं से हमें उसकी एविडेंस प्रोड्यूस करनी है। तो जो इस्लामिक लॉ है इस केस में, वो प्रेमिस है, इट इज दैट कॉमन ग्राउंड थ्रू विच यू आर प्रोड्यूसिंग द एविडेंस। तो प्रेमिस के ऊपर अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं आई विल गो थ्रू द चैट एज वेल। आप लोग अपने हाथ खड़े कीजिए। वलीद, आप एक एक करके जिन लोगों से अभी तक बात की उनको अनम्यूट कीजिएगा। अगर प्रेमिस के ऊपर कोई सवाल है तो आप सवाल कीजिए। अगर आप, इफ यू हैव एनी एग्जांपल ऑफ प्रेमिस बेस्ड ऑन द डिस्कशन जो कि हमने ऑलरेडी की है 3 स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो आप उन स्टेटमेंट्स की बेसिस के ऊपर एग्जांपल भी दे सकते हैं कि इस केस में क्या प्रेमिस था और इस आर्गुमेंट के केस में क्या प्रेमिस था। तो वलीद, आप अनम्यूट कीजिएगा काइंडली। जी जी, हुज़ैफा शेख, आपको मैंने अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा जी वालेकुम सलाम। जी प्रेमिस पे मेरा ये पूछना है कि जिस तरह आपने कहा कि कॉमन ग्राउंड जो है वो हमारा, जैसे हम अगर इस्लाम की कोई स्टेटमेंट है तो कॉमन ग्राउंड जो है वो दोनों का इस्लाम ही होना चाहिए, वहीं से एविडेंस होना चाहिए, यानी हदीस से या कुरान से। लेकिन अगर हम जैसे कोई और टॉपिक होता है या अगर हमारा सामने कोई और मतलब हमें किसी और रेफरेंस से दे, तो वो फिर उसका मतलब प्रेमिस जो है वो कोई और हो, उसकी बुनियाद और हमारा इस्लाम हो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस तरह से। सॉरी, आप लोग रिपीट करना पड़ेगा, मुझे आपका सवाल समझ नहीं है। देखें जैसे अब मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ इस्लाम से, लेकिन सामने वाला जो है वो इस्लाम से स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो फिर ये प्रेमिस होगा? नहीं, सो प्रेमिस तो अगर आप इस्लाम से एग्जांपल दे रही हैं और वो इस्लाम से एग्जांपल नहीं दे रहा, मुझे इसकी जी एग्जांपल नहीं, देना कोई, फॉर जैसे एग्जांपल। जैसे सपोज एथियस्ट या कोई भी कहता है कि जो हम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे पहले इंसान ही तख्लीक किया था, वो कहते हैं नहीं, इंसान जो है वो कुछ और था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एवोल्यूशन हुई और फिर वो जाके जानवर से या किसी भी चीज से इंसान बना। तो उसकी हम्म। स्टेटमेंट बिल्कुल अलग आ रही है, हम जो है वो कुरान से दे रहे हैं, बींगा मुस्लिम। तो ये जी, होगा प्रेमिस? बहुत बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। अब फॉर एग्जांपल, आप मुसलमान हैं और मैं एज एन एथियस्ट आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि साइंस की एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि इंसान बंदरों से इवॉल्व करते 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 इंसान बने। जी ठीक है, मैं आपसे ये बात करता हूँ, आपने इस बात को रिफ्यूट करना है, लेकिन रिफ्यूट करने से पहले आप मेरे आर्ग्यूमेंट का प्रेमिस मुझे बताएं क्या है। आप साइंटिफिक बात कर रहे हैं, आप साइंस से मतलब आप कह रहे साइंस, हैं कि मुझे साइंस से समझना है, मतलब मेरा लॉजिक एग्जैक्टली साइंस मैंने है। अपना जो एविडेंस प्रूव किया है आपके सामने रखा है, मैंने जो एविडेंस वो मैंने आपको साइंस के थ्रू बताया। ठीक है, जी अगर आपने मेरे आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करना है, आप मुझे साइंस के थ्रू ही रिफ्यूट करेंगे एंड फिर आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे ये कह सकती हैं कि एवोल्यूशन के बारे में आप कह रहे हैं कि एवोल्यूशन थ्योरी जो है, जो कि डार्विन ने दी थी, उसके जी तहत बंदरों से ये प्रूव किया आपने कि बंदरों से इवॉल्व होते होते इंसान बना। तो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है ये तो इन इटसेल्फ एक प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क है, यानी कि प्रोबेबिलिटी पे बेस है कि यार इसकी प्रोबेबिलिटी साइंस कहती है सबसे ज्यादा है। तो जो फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी हो, देयर इज अ चांस कि वो फ्रेमवर्क गलत होगा। तो आप इसको वसूख से नहीं कह सकते, इट इज जस्ट अ थ्योरी, इट इज नॉट अ फैक्ट। पहली चीज तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर लें कि एवोल्यूशन इज नॉट अ फैक्ट, इट इज अ थ्योरी जो कि किसी साइंसदान ने अपनी कैलकुलेशन की बेसिस पे कर दी।
अब आपकी थ्योरी के ऊपर मेरे कुछ सवाल आते हैं, आप उसके जवाब दें, फिर आप उससे सवाल करेंगी। ये वही सवाल हैं जो कई दफ़ा वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं कि अगर एवोल्यूशन में इंसान जो है वो एक सिंगल सेल से इवॉल्व होते 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 बना, तो वो सिंगल सेल किस मोमेंट पे ये डिसाइड कर रहा था कि अभी तो मैं खुद सेल्फ रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन आगे मुझे एक सेपरेट जेंडर चाहिए होगा रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो वो जेंडर बाइफर्केशन कब हो रही है? फिर इंटरमीडिएट स्पीशीज जो है वो कहाँ पे हैं? तो आपने, अब आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं अगेन आप भी उसको साइंस के थ्रू आर्गुमेंट, तो प्रेमिस सेट हुआ आपकी डिस्कशन का साइंस, आप उसे इस्लाम के थ्रू आर्गुमेंट्स नहीं देंगे। हाँ, इस्लाम के थ्रू एवोल्यूशन की डिस्कशन होती है विद दोज क्लेरिक्स जो कहते हैं कि इस्लाम भी एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, और वो ये कहते हैं कि हाँ पहले जो एवोल्यूशन हुई थी वो समंदर के किनारे इस तरह से इंसान की तख्लीक हुई, और फिर जब वो आसन तरीक मतलब उस पर पहुंच गया तो उसके बाद फिर इंसान बेसिकली एक्चुअल इंसान या हजरत आदम आए, और फिर वो पूरी एक डिस्कशन है कि जो अदन थी वो भी कोई पहाड़ी थी। उसके साथ आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार हाँ ठीक है, कुरान में तो लिखा हुआ है कि नीचे उतर जाओ, तो जो नीचे उतर जाओ है वो तो जमीन पे उतरने का कहा है, उससे पहले तो हजरत आदम जन्नत में थे, तो ये सारा आर्ग्यूमेंट फिर आ जाता है। सो वहां पे आप इस्लाम के थ्रू एवोल्यूशन को कंटेस्ट करेंगी, लेकिन जब आप एथियस्ट से बात करेंगी तो वो जब साइंस के प्रेमिस से लेकर आएगा ना, तो उसको अपने रिफ्यूट भी उसी प्रेमिस में रहते हुए करने हैं। हेंस द स्टेटमेंट कि इट इज अ कॉमन ग्राउंड, जो आप और जो आपके साथ आर्ग्यू कर रहे हैं वो अग्री करते हैं कि यार इस कॉमन ग्राउंड में रहते हुए हम बात करें। जी, गॉट क्लैरिटी होगी आपको? गॉट इट। चलें, थैंक यू। जज़ाकल्लाह और किसी खैर। को अनम्यूट कीजिएगा, वलीद अगर कोई है ऑलरेडी तो करेगा। अच्छा, यस प्रेमिस पे मैं लोग कह रहे हैं कि इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दें। बेसिकली प्रेमिस उर्दू में इसका मतलब यही होता है कि जिस जिस तरह हमसे अक्सर बात करते हुए कहते हैं ना कि आप ये किस बेसिस पे बात करें, किस बिना पे आपने ये कहा है, वो जो बिना है ना बेसिकली वो प्रेमिस है। किस बिना पे आप ये कह रहे हैं कि औरतों के हकूक इस्लाम में जो है वो औरतों को हकूक नहीं दिए जाते, किस बिना पे ये कह रहे हैं? तो वो जो बिना बताएंगे ना, अपनी एविडेंस देंगे, वो बेसिकली उसको प्रेमिस कहते हैं कि वो बताएगा कि यार ये रीजंस है इस्लाम की रूलिंग्स के अंदर, ये चीजें हैं जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में औरतों के हकूक नहीं है। जब वो रीजंस आपको देगा, चाहे वो हदीस में से कोई चीज पिक कर रहा हो, चाहे हिस्टोरिकल इवेंट्स से कोई चीज पिक कर रहा हो, चाहे किसी कंट्री की एग्जाम्पल देके कर रहा हो कि देखो अफगानिस्तान के अंदर तो बुर्का लिए बगैर औरत बाहर नहीं आ सकती, तो वो आपका प्रेमिस सेट हो जाएगा वहाँ। अच्छा ठीक है, ये इस बिना पे कह रहा है, ये कह रहा है कि जी अफगानिस्तान के अंदर औरतों को बुर्का पहने बगैर बाहर नहीं आने देते, इस बिना पे मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम औरतों को हकूक नहीं देता। तो हम पूछेंगे कि यार आपको किसने कह दिया कि अफगानिस्तान इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव है? अफगानिस्तान अफगान का रिप्रेजेंटेटिव है, और वो भी वो जो अभी गवर्न कर रहे हैं वहां पे। इससे पहले वहां पे अमरीकियों की हुकूमत थी तो वो उनका रिप्रेजेंटेटिव था, तो इस्लाम का तो रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान नहीं है। तो यहाँ पे आप उसके प्रेमिस के ऊपर उसको चैलेंज करेंगे कि इस बेसिस के ऊपर ये कंक्लूजन आपने गलत निकाली, ठीक है? सो जिस बिना पे वो बात कर रहा है वो आपका बेसिकली प्रेमिस है, ठीक है? आप किसको आपने अनम्यूट किया वलीद? अहमद को, अहमद को जी अहमद, कोई सवाल है हेलो, या आप अस्सलाम कोई वालेकुम। एग्जांपल देना चाह रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। नहीं, मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी। अगर दो सही हदीसों में क्लैश हो जाए तो उधर प्रेमिस क्या होगा? एग्जांपल? फॉर एग्जांपल इख्तलाफी मसाइल में होता है, मिसाल के तौर पर रफ़ा दैन के मसले पे होता है और किसी मसले पे होता है। नहीं, लेकिन दोनों अगर तरफ आप से एग्जांपल सही देंगे ना तो हदीसें आ रही होती हैं। फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको एग्जांपल देंगे ना तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपको कुरान से एक एग्जांपल दे सकता हूँ। ये लास्ट डिस्कशन के अंदर भी ये डिस्कस हो रहा था, सूरह नूर में भी पर्दे की आयत हैं और सूरह अहज़ाब में भी पर्दे की आयत हैं, ऐसे ही है। जी। सूरह अहज़ाब में डिफरेंट अहकामात है, सूरह नूर में डिफरेंट अहकामात है। कुछ लोग कहते हैं सूरह नूर के अहकामात ये हैं कि आप अपने जो आज़ा आपके वाज़े रहते हैं, यानी कि आपके हाथ, आपका फेस, उसको हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। सूरह अहज़ाब में ये है कि जब बाहर निकलो तो अपने मुंह के आगे चादर कर लो। तो ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग बेसिकली आयत बन गई इस तरीके से, दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ऐसे ही है, पॉइंट आपको समझ जी आया? तो जी हदीस में भी इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। उस केस में फिर आप प्रेमिस तो कुरान और हदीस को ही रखेंगे, लेकिन आपका प्रेमिस एक सब प्रेमिस सेट हो जाएगा कि आप देखेंगे कि यार कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसके अंदर बात हो, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल जो सूरह नूर का कॉन्टेक्स्ट है वो आप देखेंगे, आप उससे पिछली आयत पढ़ के देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सूरह अहज़ाब आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि डिफरेंट में बात हो रही है। सो उस केस के अंदर फिर डिस्कशन, एक और डिस्कशन ये निकल आती है कुरान पाक के हवाले से अगर बात करें
तो ये एक डिस्कशन निकल आती है कि कुरान पाक में क्या रब्त मौजूद है या नहीं है, यानी कि एक आयत दूसरी आयत से कनेक्टेड है या नहीं है, एक रुकू दूसरे रुकू से कनेक्टेड है या नहीं, जो रब्त है कुरान पाक का उसको फॉलो करना जरूरी है या नहीं है, या आप एक आयत वन एट ए टाइम उठा लें और उसके ऊपर जो भी आगे पीछे वाली एक दो पढ़ें और बस उसके ऊपर आप कंक्लूजन ड्रॉ करें, या पूरी की पूरी सूरा में रब्त मौजूद है। तो ये एक डिस्कशन आ जाती है। ये फिर डिस्कशन कुरान पाक के आप समझ लीजिए कि रब्त के ऊपर एक प्रेमिस सेट हो जाएगा कि क्या कुरान पाक में रब्त मौजूद है या नहीं है। उसकी एविडेंस आप कुरान से ही निकाल के देंगे कि यार ये देखो कुरान पाक में ये आयात हैं, उसकी ये रीजनिंग है, या आप किसी सपोर्टिंग हदीस से उठा के देंगे कि यार ये देखें हदीस के अंदर ये सवाल किया था किसी सहाबी से तो उन्होंने ये जवाब दिया, तो आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये अगर अहादीस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो फिर उसके अंदर जो आपकी जो मुफक्कीन वगैरह हैं वो बेसिकली इसी तरीके से उसको सेट करते हैं अपने आर्गुमेंट्स की बेसिस पे। ठीक है, इसमें बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे नमाज में सूरह फातिहा पढ़नी है, ये हदीस में मेंशन्ड है, और कुरान पाक ये कहता है जब कुरान पाक की तिलावत की जा रही हो तो चुप हो जाओ। अब इसके ऊपर हनफीज ये कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि आपने अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है तो सूरह फातिहा पढ़ने की जरूरत है, ये तो डायरेक्टली इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द हदीस है। और शाफी ये कहते हैं कि आपको लाजमी पढ़नी है, जो मर्जी हो जाए आपने सूरह फातिहा लाजमी पढ़नी है, चाहे सिरी नमाज हो या जहरी नमाज हो, आपने उसमें सूरह फातिहा। सो ये यहाँ पे मुफक्कीन की अपनी अपनी राय होती है, वो फिर आर्गुमेंटेशन अपनी लॉजिक की बेस के ऊपर दे रहे हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर दे रहे हो। ठीक है, तो मैं अब इसको एक दफ़ा रीडिफाइन कर देता हूँ कि जो पहले वाला बेसिकली स्टेटमेंट था जिसके अंदर वुमेन और इस्लाम की बात हो रही थी, वहाँ पे प्रेमिस जो था दैट वाज इस्लामिक हिस्ट्री एंड इस्लामिक लॉज या इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। जो सेकंड एग्जांपल थी उसके अंदर भी अगेन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, और ये बेसिकली प्रेमिस थे क्योंकि एविडेंस सारी की सारी वहां से आ रही थी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ब्रिटिश की और भी 10 एग्जांपल्स दे सकते हैं कि फलां जगह से भी वो एग्जिट हुए थे, उधर भी उन्होंने यही हरकत की थी, तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर भी सेम रिजल्ट्स नजर आ रही हैं। हिस्ट्री तो है ही है बिकॉज आप सारी की सारी एविडेंस हिस्ट्री से प्रूव कर सकते हैं कि मेरा आर्गुमेंट ये है और उस आर्गुमेंट के रिस्पॉन्स में होना ये चाहिए था, हिस्ट्री प्रूव कर रही है कि ये हुआ, हेंस मेरा आर्गुमेंट। एंड लास्टली इस्लाम इज अ कोड ऑफ लाइफ या वर्शिप, इसके अंदर भी आप प्रेमिस इस्लाम को ही रखें कि कोड ऑफ लाइफ है या नहीं है, या सिर्फ वर्शिप का ही कानून बताता है इस्लाम। अगर एथियस्ट इसके ऊपर आर्गुमेंट करेंगे कि इस्लाम कोड ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस्लाम कोड ऑफ लाइफ है, तो फिर वो क्वालिटी ऑफ दैट कोड के ऊपर डिस्कशन करें। यार आप तो कहते हैं कोड ऑफ लाइफ है, लेकिन इस्लाम में जो ज़कात का रूल है वो तो आज की दुनिया में अप्लाई नहीं हो सकता, तो कितना बुरा कोड ऑफ लाइफ है इसके ऊपर। तो इस्लाम, इसका मतलब है कि इज नॉट एन इफेक्टिव कोड ऑफ लाइफ, होगा कोड ऑफ लाइफ लेकिन इफेक्टिव कोड ऑफ लाइफ, तो एथियस्ट का ये आर्गुमेंट होगा। लेकिन जो एक वाइडर डिबेट विद इन द मुस्लिम उम्मा है वो ये है कि इस्लाम का कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है या नहीं है, तो उसके अंदर वो प्रेमिस इस्लाम को ही रखेंगे, इस्लाम में से ही एग्जाम्पल्स निकाल निकाल के बताएंगे, हदीस में से, कुरान में से। तो प्रेमिस आपका हदीस और कुरान अगेन इस केस में भी होगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, टुवर्ड्स कंक्लूजन हम जाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ऑफ प्रेमिस, और उसके लिए हम एक दो वीडियोस हैं, मैं कोशिश करूंगा क्विकली देखें ताकि हम एंड पे Q&A की तरफ, Q&A में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें। सो ये एक वीडियो है बेसिकली, लेट्स गो थ्रू दिस वीडियो। इसके अंदर डिस्कशन जो है वो गांधी साहब बेसिकली कर रहे हैं ऑन द डिफरेंशिएशन या डिफरेंस बिटवीन उमैयद एंड अब्बासी कैलिफेट। लेकिन जो पार्ट मैंने इसके अंदर आप लोगों के लिए प्ले करना है वो पार्ट ये वाला नहीं है जिसके अंदर दोनों कैलिफेट्स का आपस में कंपैरिजन है। वो पार्ट वो है बेसिकली जिसके अंदर वो ये पॉइंट दे रहे हैं कि ये जो खिलाफतें थी दोनों, उमैयद भी और अब्बासी भी, इनके दौर में जो इस्लाम एक रूल देता है अमरुहुम शूरा बैनहुम, यानी कि आपस में मशवरे के साथ चीजें डिसाइड करो, वो चीज क्यों नहीं अप्लाई की जा सकी और मलूकियत का सिस्टम क्यों राइज था। तो इसकी बेसिकली एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं कि उस टाइम फ्रेम में मलूकियत का सिस्टम क्यों राइज था और अमरुहुम शूरा बैनहुम या जमहूरियत का जो सिस्टम था वो क्यों नहीं चल रहा था। इसके ऊपर वो आर्गुमेंटेशन देंगे। लेट्स गो थ्रू दिस वीडियो वंस, उसके बाद विल कम बैक एंड आप लोगों से फिर मैं ये सवाल करूंगा, आप लोग चैट में भी बताइएगा, एक तो लोगों को कोशिश कीजिएगा वलीद आप अनम्यूट भी कर दें, तो फिर हम इसके ऊपर प्रेमिस की डिस्कशन करेंगे कि ये आर्गुमेंट किस प्रेमिस से आ रहा है, और जस्ट फॉर वार्मिंग अप योर थिंकिंग साइड हम उसका काउंटर आर्गुमेंट भी जरा डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट क्या आ सकता है। वलीद कैन यू कंफर्म, आपको जब मैं इसको प्ले करूं तो आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही? जमहूरियत
प्ले नहीं हुआ। एक सेकेंड, मैं शेयर साउंड। ओके, उस तरह से कायम नहीं हो सकी, वो मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि उसका बायस क्या बना। जी जी जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी ओके, जी, आवाज आ रही है। लेट मी रिवाइंड अ लिटिल बिट। उस तरह से कायम नहीं, बुनियादी हुकूक को भी बड़ी हद तक हिफाजत हासिल रही। जमहूरियत उस तरह से कायम नहीं हो सकी, वो मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसका बायस क्या बना। मैं ये बता चुका हूँ कि जब सल्तनत बहुत बढ़ गई तो उसमें कोई जमहूरी नज़म बनाना मुमकिन नहीं हुआ। यानी यूँ समझ लीजिए कि इस्लाम ने जो उसूल बताया था अमरुहुम शूरा बैनहुम का, उस पर अमल करना मुमकिन नहीं हो सका। अगर सल्तनत इस जगह तक ना फैल जाती और 3 बर्रे आज़मों को न छूती और इतने ममालिक उसका हिस्सा न बन जाते, और फिर ये कि वो मफतू होकर, ज़ाहिर है वो कौमें आई हैं, तो फिर शायद जो नज़म खुलफ़ाए राशिदीन ने पैदा किया था वो आगे चलता रहता, उस पर अमल करना मुमकिन नहीं हुआ। तो हमारे दीन में उसूल यही है कि जब अल्लाह ताला ने जो राह दिखाई है, किसी मौके पर अमल करना मुमकिन ना रहे। जैसे कि बाज़ मौक़ों पर जो चीज़ें हराम की गई हैं, आदमी उनको भी खाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी तरह इज्तिमाई ज़िंदगी में भी बाज़ इस्तरार पैदा होते हैं, तो जो इस्तरार पैदा हुआ उसमें फिर बेहतरीन निज़ाम मलूकियती था। यानी अगर जमहूरियत या अमरुहुम शूरा बैनहुम या इसी तरह अरबाब हल्लो अक़्द के मशवरे से कोई निज़ाम कायम करना मुमकिन ना हो, तो फिर दुनिया में अब तक जितने तजुर्बात हुए हैं उनमें सबसे बेहतर मलूकियत ही है। इसको उन्होंने इख्तियार कर लिया। तो ये तो अच्छा, आई होप कि आप लोगों को आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया होगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एवरीबॉडीज क्लैरिटी मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा ये आर्ग्यूमेंट रिपीट कर देता हूँ जो कि गांधी साहब का आर्ग्यूमेंट था। गांधी साहब ये कह रहे हैं कि जब एम्पायर इतना एक्सपैंड कर चुका था, यानी 3 बर्रे आज़मों पे फैल चुका था, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि आप अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत एक्सचेंज ऑफ पावर करें, क्योंकि एम्पायर फैल बहुत ज़्यादा चुका था उस वक्त तक। और अपने इस्लामिक अगर आप हिस्ट्री देखें तो उस वक्त प्रॉबेबली सबसे बड़ी एम्पायर उसी दौर की हैं, बाकी फिर स्प्लिट हो चुकी थी इनटू डिफरेंट एम्पायर्स। हुकूमत चाहे ज़्यादा ज्योग्राफी के ऊपर भी रही हो मुसलमानों की, लेकिन स्प्लिट थी। लेकिन एक सिंगल एम्पायर के खिलाफत के अंदर, अब्बासियन उमैयद कैलिफेट के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेड था ऑफ द एम्पायर। तो इतना बड़ा स्प्रेड था कि उसके अंदर अमरुहुम शूरा बैनहुम करना पॉसिबल नहीं था, मशवरा करना पॉसिबल नहीं था फॉर द एक्सचेंज ऑफ पावर। और इसकी उन्होंने एक एविडेंस या एग्जांपल ये दी है कि इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई चीज़ पॉसिबल ना हो तो वो चीज़ें जो हराम है वो भी आपके ऊपर जायज़ हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मरने वाले हैं और खाना नहीं है आपके पास, तो आप कुत्ता भी खा सकते हैं, अदरवाइज वो हराम है। ये उन्होंने एक एग्जांपल दी है उसकी। सो ये आर्ग्यूमेंट है गांधी साहब का, और उसकी एविडेंस में उन्होंने जो अपना सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट दिया है वो भी कुरान पाक की या हदीस की रोशनी में ये दिया है कि जब इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि एक चीज़ अगर हराम है तो मजबूरी के तहत वो जायज़ हो जाती है। तो इसलिए इस हुक्म को कि आप आपस में मशवरा करें और फिर अपना लीडर डिसाइड करें, इसको साइडलाइन कर दिया गया। और क्योंकि उसके बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन यही था कि मलूकियत का निज़ाम चले, तो फिर वही निज़ाम अब्बासी और उमैयद कैलिफेट्स ने अडॉप्ट किया और उसी को फिर आगे चलाया। ये आर्गुमेंट है इनका। तो अब आप लोग ये बताइएगा कि इस पूरे आर्गुमेंटेशन के अंदर ए क्या प्रेमिस था एंड बी इसकी काउंटर आर्गुमेंटेशन, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। सो आप एक दो लोगों को मलूकियत का मतलब होता है बेसिकली जो बादशाही निज़ाम होता है, जिसके अंदर बाप अगर बादशाह है तो उसका बेटे को पावर जाएगी एंड देन फिर उसके बेटे को एंड देन उसके बेटे को। सो दैट इज कॉल्ड मलूकियत। ओके जी, प्रेमिसेस हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। ओके, जो आर्गुमेंटेशन उन्होंने दी थी रिगार्डिंग द फैक्ट के अगर कोई चीज़ हराम भी हो तो वो भी जायज़ हो जाती है मजबूरी के तहत, इसलिए मलूकियत भी जायज़ हो चुकी थी, हालांकि हुक्म यही था कि आप अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत करें। इस आर्गुमेंट का प्रेमिस आपने बताना है। जी मैंने अनम्यूट किया वैसे रबिया को। ओके, एक सेकंड। प्रेमिसेस जी कुरान, ठीक है, इस्लामिक लॉ, ओके ठीक है। हाँ जी, आप बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। जी रबिया, यू कैन अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही है रबिया आपको? आई थिंक उनके नेट का इशू ना मैं और अच्छा, ये वहाँ कुछ मैंने लोग ये आपको कह रहे हैं कि प्रेमिस जो है दैट इज इस्लाम एज अ दीन, प्रेमिस इज इस्लामिक सिस्टम। इस्लामिक सिस्टम प्रेमिस नहीं है, या इस्लाम एज अ दीन जो है ना वो तो इन इटसेल्फ एक आर्गुमेंट है, वो प्रेमिस नहीं है।
जब प्रेमिस आपने डिसाइड करना है ना, तो आपने ये देखना है कि आप आर्गुमेंट कहाँ से निकाल के दे रहे हैं। वो आर्गुमेंट कुरान के या हदीस के हुक्म से ही निकाल के दे रहे हैं कि यार मजबूरी में ये भी चीज जायज है। मजबूरी में अगर आपका हुक्मरान फासिक है या आपका हुक्मरान जालिम है और आपको मार देगा, तो उस केस में अगर आप ये भी कह देंगे हाँ ठीक है मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ता, तो ये भी ठीक है, आप जान बचाने के लिए ये काम भी कर सकते हैं। तो इस चीज को ये एविडेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं। हेंस प्रेमिस क्या हुआ, ये आर्गुमेंट ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये आर्गुमेंट इस्लाम की लॉ से लेकर आ रहे हैं। सो इस्लामिक लॉ इज द प्रेमिस। इस्लामिक हिस्ट्री भी प्रेमिस नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री की बात को वो इस्लामिक लॉ के थ्रू प्रूव करके दे रहे हैं। इस्लामिक हिस्ट्री में जो मलूकियत का सिस्टम था वो इसलिए था क्योंकि एम्पायर बढ़ चुका था। तो ये बेसिकली इनका आर्गुमेंट है। अच्छा, अब इसका काउंटर आर्गुमेंट जिसको भी आपने अनम्यूट किया है, वलीद। जी, 2 लोग अनम्यूट हैं, एक बासित और एक आप बिनते अब 3-3 4-4 करके अनम्यूट कर दें ताकि उसमें हमारा टाइम ना वेस्ट हो। जी ओके। बासित, आपका क्या पॉइंट है इसके ऊपर? काउंटर आर्गुमेंट क्या होगा? Sir, counter argument against Umayyads or against Abbasid? नो 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 नो, नॉट अगेंस्ट उमैय्यद और अब्बासीज, अगेंस्ट द पॉइंट जो गांधी साहब दे रहे हैं। गांधी साहब ये कह रहे हैं कि उस वक्त Okay, sir. ये पॉसिबल नहीं था कि शूरा के तहत मामलात डिसाइड हों, और उसकी एविडेंस ये दे रहे हैं कि जैसे इस्लाम में हराम चीज़ भी जायज़ हो जाती है, अगर मजबूरी हो या पॉसिबल ना हो उसको करना, तो हराम चीज़ भी जायज़ हो जाती है। हेंस मलूकियत भी जायज़ थी उस दौर में, क्योंकि पॉसिबल नहीं था हमको शूरा पे। ये आर्गुमेंट। सर सबसे बड़ी एग्जांपल तो अगर हम देखें तो उमर रदियल्लाहु अन्हु के टाइम स्पेन में, तो वहाँ पे तकरीबन इस्लाम सारे आधी आधी दुनिया में फैल चुका था। तो उस टाइम पे सर अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल तो वो तो यही टाइम था। लेकिन लेकिन ये आर्गुमेंट तो कम्प्लीटली मतलब गलत होगा, क्योंकि हम दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। मलूकियत आई थी अगेंस्ट दिस खिलाफत सिस्टम, क्योंकि हमारे पास बेस्ट एग्जांपल तो खिलाफत का ऑलरेडी था वहीं पे। तो जब मलूकियत आई तब ये सारा डिस्ट्रक्शन की तरफ ही चल रहा था सर। तो अगर उस हिसाब से देखें तो मतलब दिस आर्गुमेंट इज रॉन्ग। अच्छा, आपने कंप्लीट नहीं किया अपना आर्गुमेंट। मैं अब किसी और को टाइम दे रहा हूँ। बिनते रफीक, आप, मैं आपका आर्गुमेंट थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करते हैं इसको एक्सप्लेन करने की। सर बिनते मैंने ये रफीक, पूछना था जी। अस्सलाम नहीं वालेकुम। अभी आप एग्जांपल दें, पूछना है आपने अगर तो चैट में पूछ लीजिए काइंडली, क्योंकि टाइम कम है। नहीं, वो ठीक है, मुझे समझ नहीं थी, मतलब इस टॉपिक जी जी का कैसे बताइए। पता चल सकता है कि आप आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, फिर बंदा थोड़ा प्रिपेयर हो के आए। वो एकदम से मैसेज आता है कि भाई क्लास है तो आ जाओ, तो वो बंदा आ जाता है, फिर आगे पता चलता है पता नहीं क्या क्या हो रहा। क्लास तो हर वीक में हो रही है ना। चलें खैर, हाँ इसको आई जी। आई लीव इट टू वलीद और आमना टू आंसर दिस। इसको फिलहाल अभी आप पार्क कर दें टुवर्ड्स अच्छा, द एंड ऑफ द आई सेशन। वांट टू ठीक है। आंसर कि प्रेमिस पॉलिटिकल हिस्ट्री भी तो हो सकता है इस्लाम से निकल के, दैट एक एम्पायर को चलाने के लिए पहले जो है वो शूरा की तरह का सिस्टम हो चुका हो नाफिज। तो जरूरी तो नहीं हम इस्लामिक हिस्ट्री में ही चलें, हम वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जा हाँ, ये सकते हैं। अच्छा 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 स्ट्रीम ऑफ थॉट है। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करें, एक्सप्लेन करें कि आप किस तरह की एग्जांपल दे सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई और ऐसी बड़ी एम्पायर जितनी बड़ी उस वक्त फैली हुई थी उमैयद्स के टाइम पे, तो उसको चलाने के लिए बादशाहत के अलावा कोई और सिस्टम नाफिज गुड, हुआ था कभी हमारे दैट्स पास वर्ल्ड एक्चुअली, हिस्ट्री में? तो वर्ल्ड हिस्ट्री कैन बी अ प्रेमिस। ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने। सो आप कह रही हैं कि काउंटर आर्गुमेंट देने के लिए गांधी साहब ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी एम्पायर पे पॉसिबल नहीं था कि आप अमर शूरा बैनहुम कर सकें। तो रोमन्स तो बिल्कुल काफी अरसे से डेमोक्रेसी चला रहे थे, तो वो भी तो बहुत बड़ी एम्पायर थी। वो तो मतलब उससे बिल्कुल। पहले, रोमन से पहले तो इतनी बड़ी एम्पायर थी नहीं। पर्शियंस एंड रोमन दो सुपर पावर, तो जब उन्होंने कर लिया तो हमारे लिए एक अनथिंकल था ये काम करना। एग्जैक्टली, मतलब कि हम प्रेमिस बदल देना, हम बिल्कुल, इस्लामिक हिस्ट्री को प्रेमिस ना गुड, बनाए, बिकॉज वैसे ही ऑलरेडी इस्लामिक हिस्ट्री की तो प्रेमिस उमैयद के टाइम पे तो ज्यादा थी नहीं ना। हमें क्या, आप सिर्फ 100 years आप हिस्ट्री की ले रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री तो गुड, बहुत सालों से चल रही थी और उसमें बिल्कुल, हम चीजें बहुत आप वहां से उठा सकते हैं हम। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दिया आपने। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें अच्छा, और उसमें आपने प्रेमिस भी चेंज किया और काउंटर आर्गुमेंट भी आपने एक तरह का दे दिया, तो ग्रेट जॉब। जी सुहेल बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम फुरकान वालेकुम। बात कर रहा हूँ। हेलो।
अच्छा, पहले फुरकान आप कर लें, फिर उसके बाद सुहेल से करें। जी जी थैंक यू। अच्छा, इसमें मुझे जो थोड़ा सा इसमें जब अगर हम आर्गूमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, तो जैसे गांधी साहब ने कहा ये कि इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए अमरुहुम शूरा को नाफिज करना पॉसिबल नहीं था। तो इसकी उन्होंने जो एग्जांपल ली है, आई थिंक वो एक इस तरह से हमें अपील नहीं करती, जैसे कि उन्होंने कहा कि जी जान बचाने के लिए आप हराम भी खा सकते हैं। हमारा जो बेसिकली उस टाइम जो वर्ल्ड वार हम देख रहे हैं एक इस्लामी निज़ाम को चलाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो एग्जांपल हम ले रहे हैं उस वक्त उस निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए, वो हम ले रहे हैं एक इंडिविजुअल मसाइल की, कि इसमें आप जान बचाने के लिए हराम भी खा सकते हैं। तो उनकी इस एग्जांपल को इतने बड़े सिस्टम के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता, एज पर माई ओपिनियन। गुड, ये भी अच्छा आपने पॉइंट दिया। आपने उन्हीं के प्रेमिस के ऊपर रहते हुए ये कहा है कि एक इतनी सी चीज को आप इतने बड़े, अगर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जब आपने पावर को डिसाइड करना है तो अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत करना है, तो अल्लाह ताला सिर्फ ये थोड़ी कह रहे हैं कि जब मदीने में होगी रियासत तो ये इस पे एप्लीकेबल होगा, और जब एक्सपैंड करेगी तो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ छोटे एग्जैक्टली से खित्ते के लिए रूल दे रहा हूँ, मैं बड़े खित्ते के लिए नहीं दे रहा। सो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली पॉइंट काफी वैलिड है आपका, इसमें काफी वजन है। और मजबूरी के तहत आपकी जान जोखिम में हो तो वो एक अलग बात है। एक गवर्नमेंट जिसकी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर भी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर तरीके से करे, तो वो यस कैसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइडलाइन कर सकते हैं? जब एक्सपेडिशंस कर रहे थे मुसलमान तो उन्हें पता नहीं था कि ट्रांसफर ऑफ पावर भी करनी है इन फ्यूचर। सारी यस की अब सारी इसकी खलीफा अब की इसकी एनर्जी इस पे थोड़ी लगी। इसकी एग्जांपल अगर मैं मतलब मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूंगा, अगर हम उसकी एग्जांपल को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ऐ ईमान वालो यहूद व नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ। ठीक है, अब कुरान पाक में अल्लाह ताला का ये हुक्म है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और जिस तरह आप वसल्लम ने यहूद व नसारा के साथ मुआहदे किए हैं डिफरेंट मुकाम पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट सिचुएशंस में, तो अगर हम ये इसकी एग्जांपल को उसके साथ रिलेट करें कि जैसे उस वक़्त अमरुहुम शूरा बैनहुम को इमीडिएटली नाफिज करना पॉसिबल नहीं था, तो दैट्स वाई हमने टेम्परेरीली इसको इस तरह से मलूकियत को नाफिज किया, लेकिन वो टेम्परेरीली नाफिज नहीं किया गया, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। इसके बारे में आप क्या ओपिनियन रखते मुझे थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा अपना पॉइंट। हैं? मेरा 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 बेसिकली पॉइंट ये है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ टाइम के लिए यहूद व नसारा के साथ मुआहदे किए जंगी हिकमत अमली के लिए, राइट? लेकिन वो बिल्कुल कुछ अच्छी। पॉइंट कुछ कुछ टाइम के लिए थे, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला का हुक्म है कि ईमान वालों यहूद व नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया, लेकिन इसकी जैसे आपने अच्छा, कहा इसकी हम काइंडली प्रेमिस अगर में जाए। मुझे मौका दें तो मैं इस पे एक आर्गुमेंट देता हूँ। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे किए हैं, उनके साथ दोस्ती नहीं की। मुआहदा करना, हमने दुनिया के अंदर रहना है तो यहाँ पे मुस्लिम भी रह रहे हैं, कुफार भी रह रहे हैं, तो उनके साथ ही हमने रहना है। उनके साथ अगर हमारे मुआहदे होते हैं तो वो ये शो नहीं करते कि हम उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं। मुआहदे मुआहदा फॉर द सेक ऑफ लिविंग है, नॉट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप है। यस, इन यही स्पिरिट इसी ऑफ द आर्गुमेंट टॉपिक ये को जो डिस्कशन हो रही है, एक सेकंड, इसको मैं अभी डिस्कशन को भी होल्ड कर रहा हूँ बिकॉज ये ठीक टॉपिक है। नहीं है। और दूसरा जो आर्गुमेंट हो रहा है गांधी ना, साहब। उसको उसको हाँ एक सेकंड मुझे सिर्फ सुहेल इजाजत दीजिएगा, मैं इसे जी कंक्लूड जी। करूँ। तो अभी आप लोगों की आर्गुमेंटेशन हो रही थी ना, जस्ट फॉर द ऑडियंस में समराइज कर दूं। फुरकान ये कह रहे हैं कि कुरान पाक में आता है कि यहूद व नसारा के साथ मुआहदे ना करो, दोस्ती दोस्ती ना नहीं करो है। जी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो टेम्परेरीली उनके साथ मुआहदे किए भी हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक्सेप्शंस देता है इस्लाम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल है हमारे पास कि मुआहदे ना किए जाए, दोस्ती ना की जाए, लेकिन मुआहदे कर सकते हैं। सुहेल इसके ऊपर ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि दोस्ती और मुआहदे में फर्क है। दोस्ती का मतलब यह है कि आप उन पे बिला वजह ट्रस्ट करते रहें। मुआहदे का मतलब यह है कि भाई ये लिख लो कि क्या चीजों में हम ट्रस्ट कर सकते हैं आपके ऊपर, और लिखत पढ़त होगी। दोस्ती में तो लिखत पढ़त नहीं होती किसी किस्म की। जी यहाँ पे बिल्कुल। प्रेमिस क्या है? सुहेल एंड फुरकान, आप दोनों से सवाल ये है कि इस डिस्कशन के अंदर इज द प्रेमिस, किस प्रेमिस के तहत बात हो रही प्रेमिस इसमें इस्लाम ही होगा। है? नहीं, इस्लाम नहीं है। नहीं, फॉर मी ये इट्स नॉट बहुत इस्लाम। वाइड वाइड स्कोप बता दिया आपने। यस, इस प्रेमिस को आप थोड़ा सल्लल्लाहु सा थोड़ा सा फनल करें प्रेमिस को। सो इन माय ओपिनियन इसके अंदर प्रेमिस जो है दैट इज अरबिक लिंग्विस्टिक्स प्रेमिस है। आप कुरान पाक की एक आयत कोट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसमें दोस्ती का वर्ड यूज हुआ है। सुहेल ये कह रहे हैं कि उसके अंदर दोस्ती का जो वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, उसमें मुआहिदा नहीं आता।
सो आपने एक वर्ड के मीनिंग को इंटरप्रेट किया ना, तो वर्ड का मीनिंग जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं वो थ्रू अरेबिक लिंग्विस्टिक कर रहे हैं। हेंस जो अरेबिक लिंग्विस्टिक है वो बेसिकली प्रेमिस है, उसके तहत आप अपनी एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? यस जी सर, यस। तो ये इसलिए प्रेमिस को आइडेंटिफाई करना और उसको पिन पॉइंट करना जरूरी है। अच्छा, मैं एक और वीडियो दिखा दूं बिफोर वी टेक सर एनी ये फर्दर गांधी क्वेश्चन। जो साहब लोग का अगर अनम्यूट है मुझे वो छोटा सा मौका दे दे, मैं दो जी चीजें जी, बट आपके पास 2 मिनट है, बस 2 मिनट है। जी। एक तो गांधी साहब ने आर्गुमेंट दिया कि स्टेट बहुत बड़ी हो गई थी। मैं बहुत छोटा छोटा करके बयान करूंगा क्योंकि आप फर्दर डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक तो जो हजरत उमर का दौर है उसमें भी स्टेट बहुत बड़ी थी, उसमें भी जो है खिलाफत का ही दौर था। तो आप इसको आर्ग्यू कर सकते हैं विद दिस पॉइंट। एंड सेकेंडली वो जो कह रहे हैं हराम खाना जायज हो जाता है इन अ सिचुएशन, वो एक इस्लामिक स्टेट के अंदर नहीं होता। और वो दीज दैट इज टू स्पेसिफिक कंडीशन ओनली, नॉट इन द खिलाफा और नॉट इन द इस्लामिक स्टेट। Sir, can I answer, sir? जी जी प्लीज आप आंसर करें। मैंने सॉरी पिछला मिस कर दिया। आप फुरकान रिपीट कर दीजिएगा आपने। सुहेल बोल रहा सॉरी हूँ। और सुहेल, ये जी मैं जी। कहना चाह रहा हूँ कि गांधी साहब ने कहा क्योंकि स्टेट बहुत बड़ी हो गई थी तो उसमें खिलाफत का निज़ाम इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था। तो हजरत उमर के दौर में भी स्टेट बहुत बड़ी थी, उसमें खिलाफत का ही दौर रहा है। तो इसका जी काउंटर बिल्कुल आर्गुमेंट वैलिड यही है पॉइंट, कि इम्प्लीमेंट हो सकता है। वैलिड पॉइंट है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा बड़ी हो गई थी, 3 बड़े आजमों पे फैल चुकी थी। मेरा ख्याल तो है कोई इतनी इतनी यू कैन से कि जब हजरत उमर का दौर था तो उसमें भी काफी बड़ी स्टेट थी। व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन दैट सिचुएशन तो उसमें भी इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं था। हाँ, लेकिन वो ये कह सकते हैं ना फॉर एग्जाम्पल कि यार देखें, हजरत उमर ने तो जिनको नॉमिनेट किया था, इट वाज वेरी इजी टू नॉमिनेट दोज पीपल, बिकॉज उन्हें तो बिशारत थी जन्नत की, और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से डायरेक्ट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑब्वियस सी चॉइस थी कि यार इन्हीं 6 लोगों में से किसी को चूज कर लो या 8 लोगों में से किसी को चूज कर लो। तो उस वक्त तो बड़ा आसान था ये डिसाइड करना कि किन में से चूज करना है। शूरा बनानी बड़ी आसान थी। तो अब जब इतने साल हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियलत होगी, तो उसके बाद लोगों की चॉइस करना इटसेल्फ या किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इटसेल्फ वाज अ चैलेंज। वो इसके ऊपर ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि हजरत उमर के दौर को आप इसलिए ना कंपेयर करें क्योंकि सहाबा ही थे जिनमें से चूज करना था। अब तो सहाबा खत्म हो गए, वो तो उनका तो दौर खत्म हो गया। अब तो ताबीन तबा ताबीन का दौर चल रहा है। तो हजरत तो उमर ये बिन अब्दुल आर्गुमेंट वो इस पे अजीज दे के सकते हैं। दौर में भी इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसकी एग्जांपल नहीं हम दे बिल्कुल सकते। बिल्कुल। अगेन ये एग्जांपल आपने जो दी है, इसका प्रेमिस एग्जांपल का इस्लामिक हिस्ट्री है। आप कह रहे हैं कि विद इन इस्लामिक हिस्ट्री प्रूव हो चुका है कि विद इन अ फ्यू इयर्स ऑफ खिलाफत जब खत्म हो गई, उसके बाद भी उमर बिन अब्दुल अजीज को नॉमिनेट किया गया, जो कि प्रूव करता है कि शूरा बैनहुम के तहत भी हो सकता है। लेकिन उस पर वो काउंटर आर्गुमेंट देंगे कि क्या उमर बिन अब्दुल अजीज गैर उमैयद थे? उमैयद में से ही थे ना, तो डायनेस्टी तो उमैयद की चल रही है, तो वो भी तो मलूकियत का ही सिस्टम नहीं, था। बेशक वो मलूकियत चली थी लेकिन Minute, उन्होंने एक खिलाफत minute, एक minute. इम्प्लीमेंट की। Who is जी this? जी। Sohail, I'm cutting you both here. I'm really sorry, but actually, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्रिटिकल एनालिसिस का सेशन हमारा चल रहा है, और जो लोग अहमद इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हाउ टू काउंटर आर्ग्यू एंड हाउ टू गिव आर्ग्यूमेंट्स। हम लोग इस आर्ग्यूमेंट को डिस्कस नहीं कर रहे। इंशाल्लाह वी विल डू दैट इन फ्यूचर, कि हम आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अब चैट में भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये आर्ग्यूमेंट नहीं, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट, हमें पता नहीं है, हमें हिस्ट्री नहीं पता, मेरे पास क्वेरीज आ रही है। तो बजाय इसके कि हम लोगों को इसमें कंफ्यूज करें, हम लोग उस जो टॉपिक, जो एजेंडा है ना, वो जो अहमद करवाना चाह रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना चाह रहे हैं कि काउंटर कैसे देना है और आर्ग्यूमेंट्स कैसे आ सकते हैं। ही इज नॉट गिविंग हिज ओन explanation, and he's not defending Ahmadi or anyone. Ahmed, please explain that because I'm getting these Can I, ma'am? queries. Can I answer, नहीं ma'am? आमना, ये तो आई थिंक ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे डिस्कशन ये नहीं हो रही कि गांधी का पॉइंट ठीक है या गलत है। इसके ऊपर भी डिस्कशन नहीं हो रही, और ना ही मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ। आई थिंक ये तो, अगर किसी को ये लग रहा है तो फिर बहुत नैरो थॉट प्रोसेस है, और क्रिटिकल थिंकिंग But के it's अंदर okay. आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस होराइजन वाइड करने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये पॉइंट ये दे रहा हूँ कि जब आपने जो भी आर्गुमेंट देना है, जैसे अभी आई थिंक आयशा थी जिन्होंने ये आर्गुमेंट दिया था, उन्होंने आर्गुमेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री के तहत दिया, तो प्रेमिस पॉलिटिकल हिस्ट्री सेट हो गया। जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे वहां पे हम इस्लामिक हिस्ट्री के तहत दे रहे थे। Yes, और एक exactly. आर्गुमेंट ये था कि आपने अगर फॉर एग्जांपल ये कहा है कि एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आप ये कर सकते हैं, तो अमरुम शूरा बैनहुम का जो हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से, वो तो ऑल द सर्कमस्टेंसेस के लिए आया हुआ है, एक्सेप्शनल इंक्लूडेड।
तो आप कैसे ये जो है ये इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस या इस्लामिक लॉ के तहत आप प्रेमिस सेट करते हो। सो प्रेमिस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इज द मेन एजेंडा, कि आपने जब अगले बंदे को पॉइंट ऑफ व्यू देना है, उसको काउंटर आर्ग्यू करना है, तो या अपना आर्ग्यूमेंट देना है, तो आप उसके लिए प्रेमिस डिफाइन करेंगे, उसी प्रेमिस के तहत आप उसको और वो कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। आप बिल्कुल नया प्रेमिस सेट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट विल कंप्लीटली चेंज द डिस्कशन। और या ये प्लीज अक्सर एक्सप्लेन कॉमन ग्राउंड भी, मुझे इसकी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कॉमन ग्राउंड को भी ये थोड़ा सा Q&A में कवर कर लेते हैं हम ना, जस्ट एक लास्ट एग्जांपल हम कर लें और उसके बाद फिर Q&A में हम ये सारा कवर कर लेंगे। अच्छा, मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको आवाज आ रही है? Is its racist implications. It भी is आ a रही है। profoundly racist bias, because what it attempts to do is distill Western civilization into a history of how cool white people are, as opposed to actually looking at Western civilization for what it was, which was not a color-based endeavor. And if anything, it was founded by brown people. So then it's sort of an attempt by French, British, and English scholars to capture something that they didn't create, make it theirs, and then divorce it from its creators. And I can prove this to you, really simply, in fact. When you take that Western Civ 1 class, weeks 1 and 2 cover Mesopotamia and Egypt. In fact, your class is probably structured like this. Week 1 was Mesopotamia, week 2 was Egypt. Every professor is different, every university is different, but probably weeks 3, 4, 5, and 6 were Greece, and then maybe 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 were Rome. And then 15 was the medieval period, which is 1,000 years मुझे 2 span मिनट of दे, मैं जरा time, कॉल करता हूँ तुझे। covered in 1 week. And then week 16, the first part of the modern. So if they went to 1648, they went to that, right, in that last week. The reason why this is rooted in a profound form of racism is because of the following. The class admits that Western civilization was created by Iraqis and Egyptians. It starts in Mesopotamia and Egypt. It admits that. And then it pretends that Western civilization got up and ran away and began inhabiting Italy and Germany and England, and never again ended up in the Middle East, which is preposterous. अच्छा, मैं इस आर्गुमेंट को जो बेसिकली इसमें प्रेजेंटर दे रहे हैं, मैं इसको आप लोगों की आसानी के लिए एक दफ़ा दोबारा रीफ्रेज करता हूँ. The reason I shared this video was because last time ये language barrier के ऊपर एक feedback आई थी कि some people are comfortable in Urdu, some people don't understand Urdu that much. तो इसलिए एक एग्जाम्पल हमने दोनों लैंग्वेजेस में दी है. सो ये कह रहे हैं, ये कह ही रहे हैं कि जब आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो वो स्टार्ट होती है फ्रॉम इजिप्ट, मेसोपोटामिया, वहां से. लेकिन उसके बाद जब मॉडर्न सिविलाइजेशन की आप बात करते हैं, तो अचानक से वो रोम और इटली की बात शुरू कर देते हैं, और बीच में कहीं पे भी फिर इजिप्ट और मेसोपोटामिया का जिक्र नहीं होता. हालांकि द वेरी फैक्ट के अगर आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और आप स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, इसका मतलब ये है कि आप बता रहे हैं कि रूट्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन लाई इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट. तो अचानक से आपने फिर उसको फौरी तौर पे एक्सक्लूड क्यों कर दिया? इस अप्रोच को जो ये प्रेजेंटर है, रॉय नाम है इनका, रॉय ये कह रहे हैं कि ये जो अप्रोच है दैट इज रेसिस्ट. क्यों? क्योंकि बीच में एक 200 साल का 250 साल का पीरियड आता है जिसके अंदर इस्लाम का बेसिकली राइज होता है विद इन द मिडिल ईस्ट, और फिर वो फैलता है टू इजिप्ट एंड नॉर्थ और वेस्टर्न अफ्रीका. तो उसको, उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो इंग्लिश स्कॉलर्स हैं या फ्रेंच स्कॉलर्स हैं या स्पेनिश स्कॉलर्स हैं, वो बेसिकली इस पीरियड को अवॉइड करते हैं कि ये पीरियड हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन में डिस्कस ना हो. ये उनका रेसिज्म है जिसकी वजह से वो ये डिस्कस नहीं करते. अब ये आपको आर्गुमेंट देने का के 2 पर्पसेस थे. एक तो मैंने पहले आपको डिफाइन कर दिया. सेकंड इज कि इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट के अंदर ये रॉय जो हैं, ये बेसिकली हिस्ट्री, ग्लोबल हिस्ट्री को ही प्रेमिस सेट करके, जिस बेसिस पे ग्लोबल हिस्ट्री अपनी टीचिंग्स बताती है या अपने कोर्सेज डिजाइन करती है, उसको रिफ्यूट कर रहे हैं कि यार आपने तो कोर्सेज सही से डिजाइन नहीं किए. लेकिन उसके अंदर एविडेंस फ्रॉम द वेस्टर्न हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं. हेंस
ये अग्री करना जरूरी है कि वेस्ट जो ग्लोबल हिस्ट्री है वो कॉमन ग्राउंड है इसके अंदर। यानी कि अगर इसकी अगेंस्ट भी आर्ग्यू किसी ने करना होगा तो वो ग्लोबल हिस्ट्री के तहत ही आर्ग्यू करेगा और कोई और एग्जांपल देगा इसके इस आर्गुमेंट के अगेंस्ट में। लेकिन कॉमन ग्राउंड जो है इस केस में दैट इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न हिस्ट्री एंड पर्टिकुलरली ग्लोबल हिस्ट्री टू बी प्रिसाइज। तो ये बेसिकली दो वीडियोस थी जो वी वांटेड टू गो थ्रू। हमने चूंकि पहली वीडियो के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया इसलिए लेट्स स्किप टू द लास्ट पोर्शन जिसके अंदर हम होमवर्क आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि आप लोगों ने बेसिकली नेक्स्ट सेशन के लिए क्या करना है। एंड दैट आल्सो आंसर्स द क्वेश्चन और कंसर्न ऑफ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ये कहा था कि पता नहीं चलता कि नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस होगा या नेक्स्ट सेशन में क्या डिस्कस होगा। सो नेक्स्ट सेशन के अंदर देयर विल बी अ वीडियो लिंक जो कि आप लोगों के साथ शेयर होगा। मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली ये फॉरेन मिनिस्टर हैं ऑफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट। 1 साल पुरानी वीडियो है ये, राउंड अबाउट उसी टाइम की है जब अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट टुक ओवर। और जो इवेंट्स उस वक्त दुनिया के वर्ल्ड मीडिया के अंदर बताए जा रहे थे वो यही बताए जा रहे थे कि एक दफ़ा फिर से डार्क पीरियड शुरू हो चुका है अफगानिस्तान का। एक बहुत अरसे तक वहाँ पे अमेरिका ने हुकूमत की और उस दौर में वुमेन सप्रेशन भी नहीं थी, अफगानिस्तान काफ़ी प्रोग्रेसिव हो रहा था। अब दोबारा से चूंकि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, ये देखें आप जहाज़ में से लोग गिर रहे हैं और ये जाने के लिए तड़प रहे हैं अमेरिका में। और इस तरह की बेसिकली एक सनसनी सी फैलाई हुई थी मीडिया के अंदर। तो जो उसमें जर्नलिस्ट हैं वो बेसिकली सवालात कर रही हैं, खातून जर्नलिस्ट हैं सवालात कर रही हैं अब्दुल कादिर बल्खी से जो कि मिनिस्टर हैं अफगान गवर्नमेंट के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को गो थ्रू करें। इसके अंदर प्राइमरी आर्गुमेंट्स किस प्रेमिस के तहत वो आर्गुमेंट हो रहा है और इसका कोई काउंटर आर्गुमेंट अगर आप लोगों के ज़हन में इफेक्टिव काउंटर आर्गुमेंट आए तो वो आप लोग बनाएं। दैट इज बेसिकली द वीडियो जो कि आप लोगों ने नेक्स्ट करनी है। इसके अंदर जो मेजर पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। बाकी आप लोग जब वीडियो इन डिटेल देखेंगे तो आप लोगों को यू विल फाइंड आउट कि इसके अंदर क्या डिटेल में क्या डिस्कशन हो रही है। कुछ मेजर पॉइंट्स इसके अंदर ये डिस्कस हुए हैं कि क्या तालिबान वाकई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ द अफगान गवर्नमेंट। ये एक सवाल है जो कि जो एनालिस्ट हैं या जो जर्नलिस्ट हैं वो इनसे पूछती हैं। और अगर वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर एग्जांपल हैं ऑफ द पीपल तो फिर वाई इज इट के तालिबान को पावर लेनी पड़ी फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट बाय फोर्स, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया था तालिबान ने। तो अगर वो रिप्रेजेंटेटिव हैं तो फिर उन्हें पावर तो बाय फोर्स तो नहीं लेनी चाहिए थी। और जिसके जवाब में वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली ऑपरेसर्स की गवर्नमेंट थी। इससे पहले अमेरिका की गवर्नमेंट थी और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि अफगान गवर्नमेंट के अंदर थे। तो हमने जब पावर टेक ओवर की है तो हमने बाय फोर्स नहीं की एक्चुअली, हम तो बस अपनी जो स्ट्रगल थी वो कर रहे थे और उसके तहत अफगान गवर्नमेंट गेव वे टू अस और हमने फिर वो पावर ग्रैब की। तो वो ये कहती हैं कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं तो फिर इस तरह क्यों हुआ कि लोग जहाज़ों से गिर रहे थे और लोग बाहर जाने की कोशिशें कर रहे थे, जो उसको अपनी जान के को जोखिम में डाल के लोग कोशिश कर रहे थे कि हम बाहर चले जाएं। जिसके रिस्पॉन्स में वो ये कहते हैं कि आज आप अगर मुंबई के अंदर भी एक जहाज़ खड़ा कर दें और कह दें कि फ्री वीज़ा है यूएस का, तो जिस तरह का यूएस कंट्री है आज के दिन में लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इट्स अ हॉलीवुड स्टाइल कंट्री। तो जाहिर है जब आप वहाँ पे जाने के लिए कौन तैयार नहीं होगा। तो आप बेस्ट जगह पे भी जाके जहाज़ खड़ा करें। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप समझ लीजिए कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट तो डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया ही है ऑब्वियसली, लेकिन उसके भी किसी एयरपोर्ट पे जाके आप जहाज खड़ा कर दें और अनाउंस कर दें कि जी फ्री वीजा है फॉर अमेरिका, तो लोग इसी तरह जहाज़ों से गिरेंगे। तो ये आर्गुमेंट बेसिकली अब्दुल कादिर ने दिया। इसके अलावा जो मेजर पॉइंट्स इसमें डिस्कस हुए कि वाई इज देयर फियर ऑफ पीपल। लोग गन्स पकड़ी हुई हैं, ट्रक्स में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, स्ट्रीट्स रोम कर रहे हैं और दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी टर्बन्स पहनी हुई हैं, तो इसकी वजह से लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। तो इसके जवाब में बल्कि जो है वो ये कहते हैं कि आप क्या हमने उनसे ज़्यादा ट्रक्स ले लिए हैं या उनसे ज़्यादा गन्स ले लिए हैं जो अमेरिकन सोल्जर्स के पास थी। हमारे पास तो कोई बड़े बड़े जहाज़ नहीं है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स नहीं है। तो हमसे ज़्यादा फियर नहीं है एक्चुअली अफगान्स को। ये वो चीज़ है जो कि मीडिया प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है और वेस्टर्न मीडिया इन पर्टिकुलर। इसके बाद वो ये कहती हैं कि आप रैंसैक कर रहे हैं लोगों के घरों को और आप बेसिकली उनके घरों से असलहा जो है वो बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लूट रहे हैं लोगों को। तो इसके रिस्पांस में भी उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त आर्गुमेंटेशन की है। सो ये ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है इसके ऊपर, और वो बेसिकली इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट्स है जो कि उन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन अफगानिस्तान के ऊपर आर्गुमेंट्स दिए हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट्स। तो उन आर्गुमेंट्स को भी बेसिकली इसके अंदर डिस्कस किया गया कि यार खवातीन नज़र क्यों कम आती हैं अफगानिस्तान के अंदर, कम खवातीन ड्राइव क्यों करती हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो इसके ऊपर उन्होंने अफगान गवर्नमेंट की तरफ से भी जो पॉइंट है वो बताया है।
क्यों महरम के साथ ट्रैवल करना 80 किलोमीटर एंड बियॉन्ड, ये रूलिंग है अफगानिस्तान के अंदर कि आप 80 किलोमीटर एंड बियॉन्ड जाएंगी तो देयर नीड्स टू बी अ महरम विद यू। कौन से लॉज हैं जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन समझती है कि ये बहुत अच्छे लॉज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो समझते हैं कि बहुत अच्छे लॉज हैं, लेकिन अफगान पीपल फॉलो डिवाइन लॉ, तो वो उस लॉ को समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर लॉ है। सो देयर इज नोबडी टू डिसाइड कि कौन सा लॉ बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। इट इज़ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान हु विल डिसाइड, एंड पीपल ऑफ अफगानिस्तान की रूलिंग यही है कि द डिवाइन लॉ, द इस्लामिक लॉ इज सुपीरियर एंड दे लाइक दैट लॉ मोर देन द वेस्टर्न लॉ। सो ये पूरा का पूरा जो आर्गुमेंटेशन है इस वीडियो के अंदर डिस्कस हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो कैच करने की है वो ये है कि बल्कि टाइम एंड अगेन कॉल्स आउट द वेस्टर्न मीडिया फॉर देयर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान। वो चेरी पिक करते हैं वर्ड्स को या इंसिडेंट्स को एंड फिर उसको स्विंग वो वाला देने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी मर्जी का स्विंग होता है बेसिकली। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इन दिस होल वीडियो, जो कि आप लोग इसमें से जब आप आर्गुमेंटेशन भी निकालेंगे दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कैच, एंड दैट इज आल्सो अ पार्ट वेयर द डिस्कशन ऑफ इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कम्स इन। किस तरीके से मिसरिप्रेजेंट किया जाता है फैक्ट्स को इवन इन द मोस्ट क्रेडिबल इंटरनेशनल मीडिया, और उसकी बेसिस के ऊपर किस तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। सो इसकी डिटेल्स वगैरह जो इस वीडियो के ऊपर वर्किंग करनी है वो आमना अगर आप शेयर कर दें विद द ऑडियंस, यस फिर वी कैन मूव टू द Q&A। यस, वीडियो का ओवरव्यू आप लोगों को अहमद ने समझा दिए कि क्या किस बारे में है। आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं उस वीडियो में क्या क्या बात हो रही है, उसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, उस वीडियो को क्रिटिकली देखना है। उसमें हाइजीन जिनके ऊपर हम बात कर चुके हैं, हाइजीन्स, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर भी हम लोग सेशन कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो पुराने सेशंस देख लें, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स उसके निकालें, उसके बाद उसके ऊपर जो फैलेसीज आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट होती है किसी आर्ग्यूमेंट पे, आप वो लगाएं, वो भी उसमें क्लियर करें। मतलब उसके आपने नोट्स बना लेने, उस वीडियो को क्रिटिकली एनालाइज करना है जितना अभी तक आपने सीखा है, या आप खुद भी रिसर्च करके जो भी सीख सकते हैं, जस्ट मेक छोटी सी समरी ऑफ दैट वीडियो, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में वो वीडियो को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, उसका क्रिटिकल एनालिसिस उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने अपनी फर्स्ट वीडियो का किया था इंशाल्लाह। जी ठीक है आमना, वी कैन वी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ बिकॉज़ दिस सेशन हैज कंक्लूडेड, वी कैन मूव टू द वो क्वेश्चन जो है उसको बस थोड़ा सा क्लियर कर दें, जो आपकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी ने जो है ना किया था, आई डोंट रिमेम्बर, शकीला थी वो, उसको आप क्लियर कर ओके। दें। सो बेसिकली आई थिंक कि हम सब लोग, जितने भी लोग इस डिस्कशन के अंदर है ना, उसमें से किसी का भी ये बिलीफ सिस्टम नहीं है कि कुरान के अंदर नाउजुबिल्लाह कोई कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आपने किसी वर्ड को चेरी पिक करके एक अपना कंक्लूजन किसी इंसान पे थोपना, ये बहुत आसान चीज़ है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, इवन थिंकिंग की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। डिस्कशन ये हो रही है कि जब आप इंटरप्रेट करते हैं कुरान को, तो आपको कुछ आयात ऐसी लगती हैं जिनका जब आप गलत इंटरप्रेट करते हैं तो आपको ये कंक्लूजन लगता है कि यार अच्छा ये तो, और ये आर्गुमेंट ऐसा है कि आर्गुमेंट डिस्कस करना चाहिए लोगों को। तो कुफार ये आर्गुमेंट देते हैं, ओरिएंटलिस्ट ये आर्गुमेंट देते हैं, यार आपकी ही किताब के अंदर एक तरफ कुछ और अहकाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ कुछ और अहकाम दिए हैं। अगर मैं ये डिस्कस कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये चीज आपको कह रहा हूं कि ऐसा है, लेकिन अगर मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है ये चीज तो मुझे ये स्टेट तो करनी पड़ेगी ना। तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हमने दो जगहों को डिस्कस किया, एक जो पर्दे की आयत थी सूरह नूर और सूरह अहज़ाब के अंदर, उनको हमने डिस्कस किया कि सूरह नूर के अंदर बेसिकली ये है कि तुम जब और उसकी उन आयत का जहाँ से स्टार्ट होता है वो यही है कि जब तुम लोग घरों में हो, किसी के घर जाओ तो पहले इजाजत लो। जो कुरान पाक में रब्त का बेसिकली सारा डिस्कशन है, जो कि फराई साहब ने दलाइलुल बयान जो है, दलाइलुल बेसिकली निज़ाम उनकी एक किताब थी जो उन्होंने स्टार्ट की थी, उसके अंदर उन्होंने ये कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट भी बिल्ड किया हुआ है कि कुरान पाक की आयत में रब्त है, हैंस कुरान पाक को आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। तो सूरह नूर की जो आयत हैं जिनके अंदर पर्दे के अहकामात जहां से लिए जाते हैं, और लोग ये कहते हैं कि ये अहकामात जो हैं ये और शेख अलबानी का स्पेसिफिकली जो फतवा है वो ये है कि उन्होंने यही अहकामात बाहर निकलने के लिए या जब आप बाजार जाएं उसके लिए भी यही अहकामात जो है। तो ये आयत बेसिकली जब स्टार्ट होती हैं ये इस
से स्टार्ट होती हैं कि अगर आप किसी के घर जाएं जहां पे खवातीन हैं, बच्चे हैं, तो आप पहले इजाजत लें उनसे, और अगर आप किसी के इजाजत वो नहीं देते और फिर पूरे अहकामात हैं उसके ऊपर, और फिर इन्हीं अहकामात के अंदर आगे कहा गया है कि खवातीन को ये चाहिए कि अपनी और मर्दों को कि अपनी नजरें नीची रखें। और सूरह अहज़ाब में जो पर्दे के अहकामात दिए गए हैं वो ये हैं कि जब तुम लोग बाहर जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अपनी बीवियों से, बेटियों से और मोमिनों की जो खवातीन हैं उनसे ये कह दें कि जब बाहर जाएं तो अपने सरों पे पर्दे कर लें और अपने फेस के आगे उसको बेसिकली हैंग करें। अब यहाँ पे डिस्कशन ये हो सकती है कि इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसके ऊपर एक डिस्कशन हो सकती है, लेकिन जो मेजॉरिटी की राय है वो यही है कि इसका मतलब यह है कि आपने अपने सर को कवर करना है। और द वेरी फैक्ट कि इन्हीं आयात के अंदर ये कहा गया है कि आप पहचानी जा सकें, ताकि आप पहचानी जा सकें कि आप शरीफ खवातीन हैं, इसका मतलब ही ये है कि ये बाहर के लिए आयात हैं। और वहां पे चूंकि घर के अंदर दाखिल होने का जिक्र आ रहा है, इसलिए वो घर के अंदर रहने के अहकाम। दिस इज समथिंग जो कि एक डिस्कशन है कि आपने, अगर कुरान पाक के अंदर आपको अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि ये आयात एक डिफरेंट हुक्म दे रही हैं, ये आयात एक डिफरेंट हुक्म दे रही हैं, तो उसको इंटरप्रेट करने का तरीकेकार क्या है। और ये भी मैं जो आपको बता रहा हूँ अपनी राय नहीं बता रहा, ये उलमा का तरीकेकार है आयात को इंटरप्रेट करने। तो इसको जब मैं ये पॉइंट दे रहा हूँ, इसमें से अगर कोई ये निकालना चाह रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान पाक में नाउजुबिल्लाह कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो मेरा ईमान ही नहीं है। एंड गुड लक टू देम थिंकिंग दिस। मैं इसको इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये ना किसी की इंटेंशन हो सकती है। इन दिस रूम वी हैव 183 पीपल, ना मेरा ख्याल इस रूम में किसी की ये इंटेंशन भी हो सकती है कि वो ये बात करे, और ना ही किसी ने ये बात की। सो आई थिंक आमना दैट इज इनफ क्लैरिटी जो हम इसके ऊपर दे सकते हैं। इससे ज्यादा मैं इंडल्ज नहीं करना चाहता इसके ऊपर फर्दर क्लैरिटी देने के लिए। और अगर किसी का सवाल होगा तो वो Yes, inshallah. And next session में we will talk about context also. कि context का मतलब क्या होता है when you know in a conversation आप arguments दे रहे हैं, तो out of context कैसे लोग cherry pick भी कर सकते हैं, और misunderstanding में भी out of context आप जा सकते हो। तो out of context जब आप जाते हो तो वो जो है ना वही चीज होती है कि आपने बात को सही तरह से शायद समझा नहीं, या आप कुछ मिस कर गए। तो we need to be very careful about it. Shall we take the question and answer? यस, आई थिंक कि क्योंकि हम लोग एक्सीड कर गए हैं टाइमिंग्स, क्वेश्चंस जो हैं आप लोग ये जो फीडबैक फॉर्म हमने भेजा है इसमें भेजें। इस फीडबैक फॉर्म में एक हम लोगों ने, मैंने क्लॉज ऐड किया है कांटेक्ट नंबर का, कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो विल ट्राई कि हम लोग उसको आपके साथ कांटेक्ट करके उसका आंसर कर दें। लेकिन अगर जनरल क्वेश्चंस होंगे जो ज्यादा लोग कर रहे होंगे तो वो हम नेक्स्ट सेशन में उसका आंसर करेंगे। और चले हम ना एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं ना। ठीक है, चलें, या श्योर, प्लीज माहिन आप ले लें, कोई किसी को भी अनम्यूट कर लें। अहमद इज हियर। उमर, कैन यू अनम्यूट? अहमद अजहर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, प्रेमिस को लेके मेरा क्वेश्चन है। एक तो कैन प्रेमिस इज कॉमन फॉर बोथ पार्टीज, जैसे कि आपने 3 केसेस हमने स्टडी किए तो उसमें दोनों पार्टीज हैड डिफरेंट आर्गुमेंट्स एंड डिफरेंट कंक्लूजंस। सो द प्रेमिस सेकंड इज आर्गुमेंट can argument have many premises, and the premise third is can it be different for both parties, such as objective premises or the subjective premises? If answer is yes, can it be concluded that building premise is just a building upon which argument is based? If no, then what is the premises of all 3 interrogative statements? अच्छा, आई ट्राई कि मुझे याद रहे आपने क्या क्या पूछा था। पहला आपका क्वेश्चन ये था कि आर्गुमेंट क्या दोनों के लिए सेम होना, प्रेमिस सेम होना चाहिए या डिफरेंट भी हो सकता है, यही आर्गुमेंट था ना? First question is क्या ये common क्वेश्चन था। The first one is the second one is क्या किसी भी premise is the common ground, यानी कि premise का common होना जरूरी है। जैसे अभी एक एग्जांपल के अंदर आयशा ने ये कहा था कि हम इस आर्गुमेंट को ग्लोबल पॉलिटिक्स के या ग्लोबल हिस्ट्री के तहत भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि रोमन्स ने भी तो डेमोक्रेसी के तहत मुल्क चलाए हुए हैं, तो रोमन्स की तो अपनी इतनी बड़ी एम्पायर थी। ये आर्गुमेंट उन्होंने दिया। इस प्रेमिस से ऑपोजिट पार्टी को एग्री करना पड़ेगा कि ग्लोबल हिस्ट्री को प्रेमिस मानते हैं वो या नहीं मानते। अगर वो ये कहेंगे ना कि नहीं ग्लोबल हिस्ट्री के अंदर तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि हम तो इस्लाम की बात कर रहे हैं, दीन की, इसका मतलब उस प्रेमिस से एग्री नहीं करते। आपको प्रेमिस वही सेट करना पड़ेगा, उसी से एग्जांपल देनी पड़ेगी जिसके तहत उन्होंने एग्जांपल दी है। तो वो आपके पॉइंट से डिसएग्री कर देंगे, या फिर उसके ऊपर, उस बात के ऊपर फैक्चुअल आपको कहेंगे कि आप फैक्चुअली करेक्ट बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए प्रेमिस का कॉमन होना जरूरी है, तभी आप आर्गुमेंट
कंक्लूजन की तरफ लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज वो कंक्लूड ही नहीं हो पाएगा आर्गुमेंट। आप बिल्कुल राउंड यहाँ पे एक छोटा सा 30 सेकंड्स में कंक्लूड करूंगा। पाकिस्तान का एक तो यानी कि पाकिस्तान में अरसे से पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सके। पाकिस्तान में एजुकेशन का करिकुलम ठीक नहीं था, इसलिए हम आगे बढ़ सके। टू डिफरेंट प्रेमिसेस बट वी आर कंक्लूडिंग द सेम थिंग। हाउ यू डिस्क्राइब इट? These are two different arguments. Premise कैसे different हो गया इसमें? In premise 1 the structure is your politics. In premise 2 the structure is your education. Conclusion is हम आगे नहीं है। नहीं वो premise नहीं है। वो तो आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान इसलिए नहीं आगे बढ़ सका क्योंकि हमारी एजुकेशन ठीक नहीं। दूसरे में आप ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान इसलिए नहीं आगे बढ़ सका क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल टर्मोइल था। इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स का एक प्रेमिस है। वो प्रेमिस क्या है कि डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, दैट इज योर प्रेमिस। अब उस प्रेमिस के अंदर आप रहते हुए ये बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए कुछ एक लिस्ट होगी ऑफ द थिंग्स जो कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। उसमें एजुकेशन भी आता होगा, पॉलिटिकल टर्मोइल भी आता होगा, नेचुरल रिसोर्सेज भी आते होंगे, जियोग्राफिक लोकेशन भी आती होगी, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी। तो वो एक लिस्ट है ऑफ थिंग्स, वो आपका प्रेमिस है बेसिकली। उस प्रेमिस से आप एविडेंस निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अगले पार्टिसिपेंट के पास चलते हैं। जी मोना। मोना आपको आवाज आ रही है? इफ यू कैन अनम्यूट। मुनज़्ज़ा। आयशा शाहिद, मुनज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहले से ही हैंड रेज्ड है, मुझे सारा समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई। थैंक यू। अजीज गोहर। जी जी, अजीज गक्खड़ है। अच्छा सर, जी मेरा मेरा कोई खास क्वेश्चन नहीं, मैं बस अंडरस्टैंड करना चाहता था, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, सारा कुछ सीखने के लिए क्लास अटेंड करते हैं, कि आज का कंक्लूजन क्लास का ये है कि जब भी कोई आर्गुमेंट दे रहा हो तो उसके अगेंस्ट या उसके हक में आर्गुमेंट देने किसी भी टॉपिक के, तो उसमें प्रोमिसेस को देखना है कि वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने जो आर्गुमेंट दिया है तो आप उसके हक में या अगेंस्ट जब भी कोई आर्गुमेंट देंगे तो आप देखेंगे कि उसका प्रोमिसेस क्या है, तो आपका भी सेम प्रोमिसेस होना चाहिए। आज हमारी ये डिस्कशन थी ना, क्या मैंने सही सही कहा है या? जी अजीज, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मुनज़्ज़ा सर, बात कर थैंक रही यू हूँ। वेरी मच। बस जी मैं मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ। मेरा असल में उसी के पीछे वाला वो एक था कि जैसे आपने प्रेमिसेस की बात की थी, तो उसमें हमारा अगर एक बंदा सिर्फ कुरान और हदीस से ही को अपना प्रेमिसेस बनाता है, उसके पास साइंस का नॉलेज नहीं है कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है वो किस तरह थी, वो उसको उस पर नहीं आर्ग्यू कर सकता। लेकिन वो उसके कुरान और हदीस से बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट लाता है, तो क्या फिर भी वो किसी के साथ आर्ग्यू कर सकता है उस सूरत में कि उसको लाजमी फिर साइंस का इल्म लेना होगा किसी ऐसे बंदे के साथ बात करने के लिए कि वो जी साइंस के अलावा कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, या वो पहले उस बात को सुनेगा फिर आपकी दलाइल की तरफ वो आएगा? मुनज़्ज़ा, वो लोग जो कुरान पाक को हक मानते हैं ना, उनके लिए तो आप कुरान से दलाइल देंगी उनको ये प्रूव करने के लिए कि एवोल्यूशन जो है वो एक साइंटिफिक थ्योरी है। अल्लाह ताला जो बात कर रहे हैं वो ज्यादा लॉजिकल बात है, वो आप देखेंगे उसके अंदर कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो उसको तो आप कुरान पाक के तहत ही बता सकती हैं कि अगर आप लॉजिक ही ढूंढ रहे हैं ना साइंस के अंदर, तो मैं आपको कुरान से लॉजिक बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बंदा जो कुरान पाक को, फॉर एग्जांपल कोई एथियस्ट है जो कुरान पाक को हक की किताब नहीं मानता, तो फिर उसको तो जाहिर है, आप जब वो मानता ही नहीं है उसको, तो फिर आप कैसे उसको उसमें से आर्गुमेंट्स निकाल के दे सकते हैं? उस चीज को तो फिर उसको पहले वो ये है एग्री कि नहीं पहले करता। आप उसको खुदा का कॉन्सेप्ट उसके सामने रखेंगे, उससे पहले बात करेंगे, ये फिर वो उसको आपने अंडरस्टैंड करेगा। एक जो हम एवोल्यूशन की एक डिस्कशन थी जिसके अंदर ये पॉइंट आया था कि जब आप एवोल्यूशन की बात करें या आप एथियस्ट से बात करें, तो इंटरमीडिएसीज के ऊपर बात ना करें। आप पहला सवाल उनसे ये करें कि अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि एवोल्यूशन हुई, सारा कुछ हो गया, हमें ये बताएं कि वो पहला एटम कैसे क्रिएट हुआ। तो वहां पे बेसिकली आप उसको लेकर आएंगे कि यार ये पहले तो एक्सप्लेन कर दो। अगर तुम कह रहे हो कि यार ठीक है, सारी चीजें लॉजिकल हैं, मैथमेटिकल हैं, बिग बैंग भी एक्सप्लेन कर दिया, इतने साल पहले दुनिया वजूद में आई थी, सारा आपने मैथमेटिक्स के थ्रू एक्सप्लेन किया ना, लॉजिक के थ्रू एक्सप्लेन किया, हम तज्जिया कर सकते हैं इस चीज का और इसको इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया आपकी बात ज्यादा लॉजिकल है, तो अब ये बता देंगे वो पहला आइटम कैसे क्रिएट हुआ, उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। तो जाहिर है वो एक्सप्लेनेशन उनके पास भी नहीं है, फिर हम बताएंगे कि हम आपको बताते हैं कि वो कहाँ से आया था।
और ये है वो बेसिकली सारी सिचुएशन। और हमारी एक्सप्लेनेशन के अंदर आपका बिग बैंग भी और बाकी सारी चीजें भी प्रूव हो सकती हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर पहला एटम नहीं क्रिएट हो सकता। ठीक है, सो आपने, लेकिन जब आपने आके उसे ये भी आर्गुमेंट दिया ना कि पहला एटम क्रिएट कैसे हुआ या उसे बीट किया, तो उसी के रूल्स के तहत बीट किया कि आप खुद तो कह रहे हो कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो पहला एटम कैसे क्रिएट हो गया खुद से, उसी के लॉजिक के तहत बीट किया ना उसको। तो प्रेमिस साइंस ही था जिसके तहत आपने उसे काउंटर किया। ठीक है, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। Thank you so much. Thank you so much, Ahmed. Thank you so much. Thank you guys. We're gonna conclude the session, inshallah. We are gonna get the recording as well, जिन्होंने जो नहीं सुन सके, and thank you so much for participating. Jazakallah.